तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम अगासुमा यूता होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सामने देखकर हमें बताता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह एक नॉर्मल बंदा हूँ। मैं भी प्यार में पड़ना चाहता हूँ और एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तुम लोगों के साथ कभी नहीं होगा। इतना बताने के साथ ही सीन कुछ टाइम पहले मुड़ जाती है जहाँ पर वो अपने दोस्त के साथ में स्कूल से घर लौट रहा होता है और उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा जेलस होकर कह रहा होता है कि डैम उस सातों के बच्चे ने भी गर्लफ्रेंड बना लिया है और अब वो हमेशा उसके साथ घर जाते रहता है। मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा हूँ, जल्दी ही मैं भी एक गर्लफ्रेंड बना लूँगा और वो पूरी दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट लड़की होगी। उसकी बातें सुनकर यूता उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम ये बात मिडिल स्कूल से बोल रहे हो। ये सुनकर वो बंदा यूता को झकझोर कर कहने लगा होता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि ऐसा कह सकते हो। यूता कहता है ये तुम क्या बक रहे हो, मैं भी एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, उसके साथ हैंड होल्ड करके डेट पर जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर उसका दोस्त उसे अजीब नज़रों से देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम कभी प्यार में नहीं पड़े हो क्या। ये सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करने लगता है। वहीं पर उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा होता है कि जब तुम प्यार में होते हो तब तुम चाहोगे फिर भी तुम सो नहीं पाओगे। यूता गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम कभी ये एक्सपीरियंस किए हो, मैं भी प्यार में पड़ चुका हूँ। लेकिन तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उस लड़की का नाम कानाजाकी नोटोका होता है, जिससे यूता माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है माफ़ करना, मेरा ध्यान कहीं और पर था। वो कहती है मैं भी देख के नहीं चल रही थी, वेल कल मिलते हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। उससे जाता देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि मैं उससे फाइनली बात कर सका। तभी उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर तुम कानाजाकी के बारे में पसंद ही क्या करते हो। जो सुनकर यूता थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर उसका दोस्त उससे कह रहा होता है कि कानाजाकी तो इम्पॉसिबल है, वो एथलेटिक्स से अच्छा ग्रेड्स उसका है और वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छी है, और दूसरी तरफ मैं तुम्हारी बात करूँ तो तुम टोटल एवरेज बंदे हो, तुम्हारे लिए तो वो एक अनरीचेबल फ्लावर के जैसा है। ये सुनकर यूता थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में ये कहना चाहिए था क्या। तभी वो टाइम देखकर कहता है कि मुझे मेरी बहन के लिए स्पेशल करी खरीदना है। ये बोलकर वो जाने लगता है। उसे जाता देखकर उसका दोस्त सोचता है कि वो बंदा सच में अच्छा बंदा है। वहीं पर यूता को दिखाते हैं जो कि स्पेशल करी खरीद कर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी बहन के साथ अकेले रहता है। उसकी बहन का नाम अगासुमा योरू होता है, जो कि एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट होती है और वो कोई मैजिक सर्कल ड्रॉ करके डेविल को समन कर रही होती है और अपने भाई से कहती है कि आज तो मैं हेल के डेप्थ से एक डेविल को समन करके ही रहूंगी। ये बोलकर वो हंसने लगती है, मगर वहीं पर यूता उसके किसी भी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहता है कि डिनर से पहले अपना ये सब नाटक खत्म कर लेना। ये बोलकर वो घर जाकर खुद से बोल रहा होता है कि गर्लफ्रेंड, मैं भी गर्लफ्रेंड चाहता तो हूँ जिसके साथ मैं डेट पे जा सकूँ और शादी कर सकूँ। मैं कानाजाकी के साथ काफ़ी ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ। क्या प्यार में पड़ना ऐसा फील करवाता है क्या। वो ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसकी बहन चिल्लाकर कहते जल्दी से बाहर आओ, मैजिक सर्कल साइन कर रहा है। वो बाहर निकलते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर अब तुम कौन सा प्रैंक कर रही हो। लेकिन वो सच में मैजिक सर्कल को साइन करते देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि ये तो सच में साइन कर रहा, तुम क्या कर दी हो। वहीं पर योरू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि हाँ फाइनली मैंने एक डेविल को समन कर ही दिया है। उससे उतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर यूता जल्दी से उससे वहाँ से दूर करते हुए कहते अरे गधी कहीं, हमें नहीं पता कि उसमें से क्या निकलेगा। वहीं पर उस मैजिक सर्कल में से काफ़ी ज़्यादा तेज लाइट निकलती है और फिर वहाँ पर ऊपर में वो लोग एक लड़की को तैरते हुए देखते हैं, जिसे देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए जल्दी से उसे कैच करते हुए कहता है कि आखिर आसमान में एक लड़की कहाँ से आ गई है। वो उसे कैच तो कर लेता है लेकिन खुद ही नीचे गिर जाता है और वो उसके थाई और ब्रेस्ट को टच करते हुए कंफ्यूज होने लगा होता है कि आखिर इतना सॉफ्ट और फर्म ये है क्या। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसने क्या पकड़ लिया है तो तब वो जल्दी से उससे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन फिर पूछता है एक सेकंड आखिर तुम हो कौन। वहीं पर वो लड़की इसका कोई भी जवाब ना देकर यूता को कॉलर पकड़कर खींचकर अपने करीब ला देती है, जिससे यूता और ज़्यादा डरते हुए पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि मैंने जानबूझकर नहीं छुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वहीं पर वो लड़की अभी भी कोई भी जवाब ना देते हुए उससे अच्छे तरह से देखते हुए कहती है कि तुम एक इंसान हो, तुम सच में एक इंसान ही हो ना। ये सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए अपने मन में कहते हैं कि इसका चेहरा डैम ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तभी वो लड़की यूता को आगे पीछे सभी जगह छूने लगती है, जिससे यूता काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है।
वहीं पर वो उसे अच्छी तरह से छूते हुए कहती है कि कोई पंख नहीं है और ना ही कोई पूंछ है। ये बोलकर वो उसे हग करते हुए कहने लगती है कि मैं तो सच में इंसानी दुनिया में आ गई हूँ। तभी जोरू थोड़ी सी एक्साइटेड होते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम सच में एक डेविल ही हो ना। वो लड़की अपने स्टाइल में कहती है कि हाँ, मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ, मैं एक डेविल हूँ और मेरा नाम लार्स है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डेविल सुनकर यूता काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। तो वहीं पर जोरू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगी होती है कि फाइनली मैं सक्सेस हो ही गई, मैं एक डेविल को बुला ही दी, मैं तो कामयाब हो गई। लेकिन जल्दी से यूता उसे साइड में लाते हुए कहने लगा होता है कि अभी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, वो डेविल है, तुम्हें पता है ना, वो लोग बुरे काम करते हैं। योरू कहती है मैंने कहा ना कि अलग अलग तरह का डेविल होते हैं, मुझे लगता है कि ये सेड्यूस करने वाली डेविल होगी। तभी लार्स योरू से पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे समन की हो। यूता उससे अपने पीछे लाते हुए कहता है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, लेकिन मेरी बहन को मत छुओ। इसके रिस्पॉन्स में लार्स हंसते हुए कहती है कि फ्रेटर्नल लव कितना ब्यूटीफुल चीज है। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हुए कहती है ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगी, लोगों को खाने वाले डीमंस एंटिक हो गए हैं, मैं सिर्फ उसे थैंक्स करना चाहती हूँ, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में समन करने के लिए तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद। उसके इस बर्ताव से वो दोनों भाई बहन थोड़े से कंफ्यूज हो गए होते हैं। वहीं पर लार्स अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि देखो आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गया है, इसलिए लगभग कोई भी हम डीमंस को समन नहीं करना चाहता है, हमारा जैसा डेविल्स को यहाँ पर आने के लिए समन होना पड़ता है, यहाँ पर आना कोई आसान काम नहीं है। बचपन में मेरी मम्मी ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में मुझे कहानी सुनाया करती थी और तब से ही मैं ह्यूमन वर्ल्ड में आना चाहती थी। डेविल्स वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग दोनों वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब सुनकर यूता थोड़ा सा शॉक्ड होते हुए कहता है कि ये तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी लग रहा है। वहीं पर लार्स फैन गर्ल्स बनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि मैं काफी सारा ड्रामा देखी हूँ, लेकिन मुझे अ ईयर ऑफ लाइफ काफी ज्यादा पसंद आ गया है। जो सुनकर यूता थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए पूछता है अब ये क्या है। योरू बताती है कि अ ईयर ऑफ लाइफ है, ये कुछ साल पहले बहुत ही पॉपुलर एक ड्रामा था। उसकी बातें सुनकर लार्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है कि तुम भी उस ड्रामा के बारे में जानती हो। दो स्ट्रेंजर एक साल के लिए लव डील को साइन करते हैं, लेकिन उस टाइम फ्रेम में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वहीं पर लार्स को उतना ज्यादा मजे करते देखकर यूता सोचता है कि ये काफी अजीब है, जैसा मैंने डेविल को सोचा था ये तो उससे काफी ज्यादा अलग निकली। वहीं पर लार्स अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि और उसी वक्त से मैं काफी सारे ह्यूमन वर्ल्ड का रोमांटिक ड्रामा को देख चुकी हूँ। अनरिक्वायर्ड लव, लवर्स विद एज गैप ड्रामा में एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो कि मैजिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मैं भी वो देखना चाहती हूँ और इंसानी दुनिया में आकर प्यार को फील करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से यही सपना देखते आई हूँ, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर समन की हो। यूता उसकी बातों को सुनकर सोचता है कि वो बोली है कि वो एक डेविल है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा केयरफुल हो रहा था, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि ये तो बिल्कुल मेरे ही वाले सिचुएशन में है। वहीं पर लास्ट अपने बात को पूरा करते हुए कहती है कि ओए तुम, ये बोलकर वो उसे एक पेपर दे देती है, जिसे देखकर यूता थोड़ा सा कंफ्यूज होते पूछता है कि अब ये क्या है। लार्स कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ लव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ये सुनकर यूता एकदम हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है क्या मैं। लार्स कहती है हाँ, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की ही देरी है, तुम्हें पता नहीं कि एक डेविल होना कितना ज़्यादा टीडियस काम है। अगर तुम एक पार्टनर चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। वहीं पर ये सब सुनकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगी होती है कि एक डेविल के साथ लव कॉन्ट्रैक्ट साइन करना कितना कूल बात होगा ना। बिग ब्रो, तुम्हारे पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। यूता कहता फालतू का बकवास करना बंद करो, तुम उसे डेट करना चाहते हो जिससे कि तुम हाल ही में मिले हो, तुम एक डेविल हो, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ तुम छुपा रही होगी। ये तो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है। लास्ट उसके बॉडी पर लीन होते हुए कहती है कि एक रोमांस जो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम नहीं लग रहा है क्या। ये बोलकर वो स्टार आंखों के साथ में कहने लगी होती है कि अगर तुम एक ह्यूमन के साथ लव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो तो मैं यहाँ पर इंसानी दुनिया में रह सकूंगी। यूता थोड़ा सा संकट में पड़ गया होता है और ब्लश करते हुए सोचने लगा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वहीं पर लार्स काफी ज्यादा क्यूट शक्ल और क्यूट आवाज बनाकर कहते हैं प्रीटी प्लीज साइन कर दो ना।
जिससे यूता के दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती है। वहीं पर उसकी बहन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगी होती है कि एक डेविल के साथ रहना काफी ज्यादा औसम नहीं लग रहा है क्या, और मैं हमेशा से एक सिस्टर चाहती थी। जिससे यूता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि उसकी बहन उसके साथ नहीं देगी, और वो अपने मन में उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कहता है कि मुझे सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है और मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगा और मुझे प्यार वाली फीलिंग के बारे में पता भी चल जाएगा। वो हिचकिचाते हुए साइन कर ही देता है, जो देखकर लार्स उसे टीच करते हुए कहती है क्या बात है, तुम अचानक साइन क्यों कर दिए। यूता काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है ऐसा कुछ बात नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता हो रही है कि तुम किसी इंसानों को चोट न पहुंचा दो, इसलिए मैंने बस साइन कर दिया। लार्स उसका नाम पढ़कर कहती है काफी अच्छा नाम है। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहती है चलो एक लास्ट चीज कर लेते हैं। जो देखकर यूता काफी ज्यादा शर्माते हुए सोचने लगा होता है कि एक किस, ये सोचकर वो काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि एक सेकेंड, हम तो मेरे बहन के सामने हैं। मगर वहीं पर लार्स उसको उम्मीदों का परे उसका उंगली काट लेती है, जिससे यूता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर लार्स उससे कहती है कि चलो अब अपना नाम के बजाय ब्लड सील करो। ये बोलकर लार्स 7 पेजेस दिखाते हुए कहती है कि ये 7 पेज का है। वो पूछता है एक कॉन्ट्रैक्ट 7 पेज का आखिर क्यों। वो कहते हैं बस ये ऐसे ही काम करता है। ये बोलकर वो उससे सभी 7 के 7 कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा देती है, और वो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। तभी उसका चेस्ट पर एक मार्क अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर यूता थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि वो क्या है। वो कहती है कि तुम्हारे साथ लव कॉन्ट्रैक्ट का ये प्रूफ है। ये बोलकर वो उसे हग करते हुए कहती है कि अब से मैं तुम्हारी केयर में रहूंगी डार्लिंग। जो सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि प्लीज मुझे डार्लिंग मत बुलाओ। ये बोलकर वो सोचता है मैंने इम्पल्सिवली साइन तो कर दिया है, लेकिन क्या सच में एक पेपर से पार्टनर डिसाइड करना ठीक होगा। बाय द वे आखिर उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या था। तभी लार्स उससे कहती है कि डार्लिंग चलो डेट पे चलते हैं। जो सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि रात काफी ज्यादा हो गया, तुमको पता है ना। मगर वो उसकी कोई भी बातें ना सुनते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड को काफी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अपना पंख निकाल कर उसको उड़ाकर लेकर चली जाती है। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग एक शॉपिंग मॉल के पास जाते हैं, जहाँ पर वो सभी कुछ देखकर लार्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और एक ड्रेस दिखाकर उससे पूछती है कि क्या ये ड्रेस मुझ पर सूट करेगा ना, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आ गया है। यूता सबसे पहले उसका प्राइस टैग देखने के लिए कहता है और उतना महंगा दाम देखकर वो कहता है ये तो मेरे औकात के बाहर है। लार्स कहती है क्या ऐसी बात है। ये बोलकर वो अंडरवेयर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसके बारे में क्या ख्याल है। डीमन वर्ल्ड में सिर्फ ब्लैक कलर का ही बेचते हैं और मैं इस रीलम का क्यूट अंडरवेयर को काफी टाइम से खरीदना चाहती थी। ये बोलकर वो उसको कुछ कहने देने से पहले ही ट्राई करने के लिए दुकान में चली जाती है। वहीं पर यूता काफी ज्यादा शर्माते हुए सोच रहा होता है कि ये पहली बार है कि मैं इस तरह के स्टोर में आया हूँ। ये बोलकर वो चेंजिंग रूम के बाहर में ही बैठकर सोचने लगा होता है कि ये पूरा का पूरा सिचुएशन तो किसी तूफान की तरह आ गया था, लेकिन उसको इतना ज्यादा खुशी से घूमते देखकर लग ही नहीं रहा है कि वो एक डीमन है। इनफैक्ट ये तो थोड़ा सा क्यूट या फिर ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी स्टोर में शॉपिंग कर रहे हैं काना जगह पर चली जाती है। अब उसको देखकर वो काफी ज्यादा पैनिक करते हुए उठकर कहने लगा होता है कि अगर वो मुझे इस जगह पे देख लेगी तो मैं तो गया। ये बोलकर वो लार्स को जल्दी करने के लिए कहने लगता है और लार्स चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद नहीं की होती है, सिर्फ पर्दा गिरा दी होती है, जिसके कारण वो रूम के अंदर गलती से लार्स के ऊपर ही गिर जाता है और गलती से उसका पकड़ लेता है। जो देखकर वो उससे कहती है कि तुम तो काफी सारे स्टेजेस को स्किप कर रहे हो। उससे यूता भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो रह जाता है और वो जल्दी से दूर होकर कहने लगा होता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर देना, ये बस गलती हो गया। वहीं पर वो उसकी एक्शन को ज्यादा माइंड ना करते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हें पहनने के बाद शो ऑफ करना चाहती थी। दूसरी तरफ में यूता काफी ज्यादा ब्लश करते हुए याद करते हुए सोचने लगा होता है कि ये पहली बार था कि मैंने उसे देखा है। तभी लार्स पर्दा बंद करने लगती है। जो देखकर वो और ज्यादा शर्माते हुए पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अच्छी तरह से देख सको। यूता अपना लाल चेहरा को छुपाते हुए कहता मैंने ऑलरेडी बहुत ही देख लिया है। तभी वो उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि और अच्छे से देखो। ये बोलकर वो उसको हग करते हुए कहती है कि हम डीमन के लिए हमारा चेस्ट हमारे पार्टनर को दिखाना लव को एक्सप्रेस करने जैसा होता है, और जिससे भी हम अपना लव कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अगर वो हमारे चेस्ट पर बने क्रेस्ट को किस करता है तो इसका मतलब होता है मरते दम तक प्यार करना।
ये सब सुनकर वो काफी ज़्यादा सर में से लाल हो गया होता है और लार्स कुछ और कह ही रही होती है कि तभी एक स्टाफ पूछती है कस्टमर सब कुछ ठीक तो है ना। ये सुनकर यूता काफी ज़्यादा पैनिक करने लगता है तो लार्स कहते हैं कि हाँ हो ही गया। अब इसके कुछ देर के बाद में वो लोग शॉपिंग करके जा रहे होते हैं जहाँ पर वो उसको देखकर उसकी बातों को याद करके सोचता है कि इसका मतलब लार्स मेरे बारे में वो सब फील करती है। ये सब सोचकर वो सर में से इतना ज़्यादा गर्म हो गया होता है कि उसका सर से धुआं निकलने लगा होता है। वो देखकर लार्स उससे पूछती है कि तुम्हारा चेहरा इतना ज़्यादा लाल क्यों हो रहा है। और इन्हीं सब के बीच में वो गलती से एक बंदे से टकरा जाती है जिससे वो बंदा और उसका साथी काफी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। मगर यूता जल्दी से वैसे ही डरते हुए लार्स को अपने पीछे करते हुए उनसे कहता है कि तुम ही लोग तो इससे टकराए थे। इसके जवाब में वो बंदा कहता है कि मेरे सामने तुम दोनों फ्लर्ट कर रहे हो, क्या तुम फ्लर्ट करके ब्रेक करना चाह रहे हो। ये बोलकर वो उसका कॉलर पकड़कर उसको उठाकर पटक देता है और कहता है कि तुम्हारे पास क्यूट गर्लफ्रेंड है, ये काफ़ी ज़्यादा जेलस वाली बात तुमको पता है ना। वहीं पर यूता वो सब देखकर सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा अनकूल हूँ, आखिर में ये कर क्या रहा हूँ। फाइनली मुझे एक लड़की मिली है जो कि मुझसे प्यार करने के लिए तैयार है, हालांकि वो डीमन है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं हूँ को उसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब सोचकर वो उससे पंच करते हुए कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। मगर वो बंदा एक ही अटैक में यूता को पीट के रख देता है और कहता है कितना ज़्यादा वीकलिंग है बंदा। ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा लड़ाई झगड़ा से कोई वास्ता नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पर हीरो क्यों बन रहे हो। ये बोलकर वो लार्स की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि तो हमारे साथ चलने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वहीं पर इससे अब लार्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है और कहती है क्या लगता है कि तुम लोग मेरे डार्लिंग के साथ क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो उन दोनों के सर को अपनी उंगली से छूती है जिससे वो दोनों एक दूसरे को पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वो लोग एक दूसरे को क्यों पीट रहे हैं। वहीं पर लार्स उसको उठाकर उसका हालचाल पूछने लगती है तो वहीं पर वो इसका जवाब में वो कहता मैं तो ठीक हूँ लेकिन उन दोनों का क्या हो गया। लार्स कहती है कि मैं डीमन ऑफ रेज हूँ, यानी कि मैं गुस्से वाली डीमन हूँ। मैं लोगों के गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। जब मैं सीरियस होती हूँ तब मैं पूरा का पूरा दुनिया के लोगों को गुस्से में डाल सकती हूँ। इन इफेक्ट मैं तो पूरे का पूरे दुनिया को पल भर में कोलैप्स कर सकती हूँ। ये सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और डरते हुए सोचता है तो इसका मतलब अगर मैंने उसका मूड गलती से भी ख़राब कर दिया तो कहीं ये पूरे दुनिया को ही तबाह ना कर दे। उसका वैसा शकल देखकर लार्स कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, जब तक तुम मुझ पर चीट नहीं करोगे मैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्शन के कगार पर नहीं लाऊंगी। देखो एक इंसानी बंदा जो कि डीमन के साथ लव कॉन्ट्रैक्ट बनाता है वो दूसरे ह्यूमन के साथ लवर्स नहीं बन सकता है। तभी काना जाके यूता को वहाँ पर एक लड़की के साथ देख लेती है मगर वो कुछ नहीं कहती है और अपने रास्ते चली जाती है। वहीं पर यूता काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए उससे पूछता है कि लव पैक्ट बनाने के बाद में वो दूसरे ह्यूमन से शादी नहीं कर पाएगा क्या तुम ये तो नहीं कह रही हो ना। लार्स कहती है ऑफ कोर्स मैं यही कह रही हूँ, ये तो टू टाइमिंग हो गया ना। ये सब सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए पूछता है कि चलो मान लो हाइपोथेटिकली अगर वो अपना लव कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहे तो क्या होगा। लार्स कहती है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिजोल्व करने के लिए अग्री करते हैं तब हो जाएगा, या ह्यूमन बंदा मर जाता है तब ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। ये सब जानकर यूता काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और वो भाग कर अपने घर जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ ब्लिसफुल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अब ये सब क्या नाटक हो गया है। अब जबकि मेरे पास में प्यार को लेकर कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं तो लार्स तो जरूर गुस्सा हो ही जाएगी और तब वो पूरी के पूरी दुनिया को ही ख़त्म करके रख देगी। शायद योरू के पास में इसका कोई सोल्यूशन होगा। ये सब सोचकर वो उसके पास में जाकर अपना सवाल पूछने ही वाला होता है कि तभी योरू ही उससे कहने लगी होती है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए हो, देखो मैजिक सर्कल फिर से चमक रहा है। जिससे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अब कौन सा नया मुसीबत आने वाला है। तभी वहाँ पर लार्स आकर कहती है कि लगता है कि बाकी के लोग भी आ गए। अब ये सुनकर तो यूता और ज़्यादा पैनिक करते हुए पूछता है कि बाकी के लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है। वो कहती है कि मेरा मतलब है कि तुम 7 कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए थे, क्या तुम भूल गए हो क्या। और तभी वहाँ पर उस मैजिक सर्कल में से 6 और डीमंस आ जाती है और वो सभी के सभी लोग आकर यूता के ऊपर ही लैंड कर जाते हैं। एक बंदी उससे कहती है तो यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही है। ये क्यूट तो बहुत है, इसका नाम ग्री होता है और ये ग्रीड की डीमन होती है। दूसरी प्राइड की डीमन होती है जिसका नाम रूबिया होता है। तीसरी स्लोथ की डीमन होती है और उसका नाम स्लो होता है। चौथी लस्ट की डीमन होती है। 5वीं इनवी की होती है और उसका नाम लिवाई होता है।
छठी ग्लूटोनी की होती है जिसका नाम विलेज होता है। उन सभी को देखकर यूता चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि आखिर 7 लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है, उस 2 टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट का क्या हुआ। लार्स कहती है कि डीमन के साथ में कितना भी टाइमिंग करना तुम्हारे लिए अलाउ है। अब ये सुनकर तो वो और ज्यादा चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट तुम मुझसे साइन करवा दी हो। ये बोलकर वो सोचने लगा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, मुझे तो प्यार के बारे में कुछ भी पता है ही नहीं, मुझे तो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है और मैं 7 डीमंस का लवर बन गया हूँ जो कि पूरी की पूरी दुनिया को ही तबाह करने का पावर रखते हैं। अब मेरा क्या होगा। अपने सामने में 7 डीमंस को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए सोचता है कि आखिर ये कौन सा नया नाइटमेयर है। मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल लव का एक्सपीरियंस करना चाहता था, नॉर्मल गर्लफ्रेंड चाहता था, मगर अचानक मैं 7 डीमंस का लवर्स कैसे बन गया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये लोग तो पूरी दुनिया को भी तबाह करने का ताकत रहते हैं। तभी अचानक वो अपने बेड पर से पसीने में भीग कर उठ जाता है और नीचे उतरते हुए सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स वो सब सपना था, अचानक मेरा 7 गर्लफ्रेंड बन जाना ये तो बिल्कुल किसी मांगा का सीन जैसा लग रहा है। लेकिन मेरा हाथ इतना ज्यादा नम क्यों है। अरे हाँ, मुझे याद आ रहा है कि कल रात को मैं 9 लोगों के लिए खाना बनाया था। ये सब सोचकर वो जैसे लिविंग रूम में एंटर करता है तो वहां पर वो उन 7 को देखकर सोचता है कि एक सेकेंड, ये सब सपना नहीं था। वहीं पर वो 7 के 7 अपने अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से उसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। अब इसी के साथ में कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूता काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि क्या मतलब के साथ, क्या ये लोग तुम्हारी बहनें हैं। लार्स बताती है कि ये कहना एक्यूरेट नहीं होगा, हमें हमारा जिंदगी हमारी माँ दी है, हम उसके बॉडी से ओरिजिनेट तो नहीं हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम लोग ब्लड से जुड़े हुए हैं, मगर हम लोग बचपन से ही साथ रहे हैं। हालांकि हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, मगर हम लोग बहन है, दोस्त है और हम सभी के सभी लोग एक फैमिली है, इसलिए इन सभी लोगों को भी काइंडली ट्रीट करना डार्लिंग। यूता नर्वस होते हुए कहता है हालांकि तुम अचानक मुझ पर इतना बड़ा बोझ डालती हो, लेकिन मैं तो उनका नाम भी याद नहीं रख पाऊंगा। तभी योरू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सभी के लिए नेम टैग बना दूंगी। अब इसी के साथ में फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूता उन्हें जाता हुआ देखकर सोच रहा होता है कि उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो लोग दुनिया को तबाह कर सकते हैं। और लार्स के कहने के बावजूद भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि मैं 7 लड़कियों के साथ लव फैक्ट बना लिया हूँ, जरूर उनका कुछ अल्टेरियर मोटिव रहा होगा। तभी ग्री उसके कंधे पर लीन होकर पूछती है कि तुमको क्या हुआ, तुम किसी परेशानी में डूबे हो क्या। यूता जैसे ही मुड़ता है तो उसका चेहरा ग्री के संतरे से सट जाता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा लाल होकर कहने लगा होता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। ग्री कहती है ये काफी ज्यादा क्यूट है कि तुम्हारा चेहरा कितना ज्यादा लाल हो गया था, क्या तुम श्योर हो कि तुम बिल्कुल ठीक रहोगे ना हम साथों के साथ रहकर। लेकिन अगर तुम किसी चीज को लेकर परेशान होते हो तो मुझसे कंसल्ट करना मत भूलना, मैं जरूर रिजॉल्व कर दूंगी। उसको अपने उतने करीब देखकर यूता के दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है और वो वैसे ही लाल फेस के साथ सोचता है कि कहीं ये उनकी बिग सिस्टर टाइप की पर्सन तो नहीं है ना। तभी ग्री उससे कुछ पैसा मांगती है। यूता वैसे ही स्टंट फेस के साथ में उसको 1000 येन दे देता है। तभी वो सभी के सभी लोग रेस्टोरेंट जाने लगते हैं और अपने साथ में योरू को भी लेकर चले जाते हैं। उन सभी लोगों को खुद को छोड़कर जाता देखकर यूता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे तो लगता है कि प्यार को एक्सपीरियंस करना उनका सिर्फ दिखावा है, सच तो ये है कि कहीं ये लोग हमारी दुनिया में इल्लीगल तरीके से आने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना। ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा घबराते हुए चिल्लाने लगा होता है कि कहीं हमारा घर उनका बेस तो नहीं बन गया है ना, और वो लोग मेरा यूज सिर्फ पैसों के लिए तो नहीं करने वाले हैं ना। तभी स्लो कहते हैं कि चिल्लाना बंद करो, मैं सो नहीं पा रही हूँ। उसको देखकर यूता सोचता है तो इसका मतलब वो लोग एक को छोड़कर गए हैं। तभी वो उसको हग करते हुए सोते हुए कहती है कि तुम तो काफी अच्छा बॉडी पिलो बनाओगे। यूता कहता है कि मैं कोई बॉडी पिलो नहीं हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि इसका पूरा का पूरा बॉडी तो काफी ज्यादा वार्म और सॉफ्ट है, मगर ये काफी ज्यादा सफोकेटिंग भी है। इससे भी सरप्राइज की बात ये है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं खुद को इससे छुड़ा ही नहीं पा रहा हूँ। क्या ये हैरेसमेंट तो नहीं है ना। स्लो उसके सर को पैट करते हुए कहती है कि अगर तुम सोते हो तो तुम अपनी स्पिरिट को फिर से दोबारा से रीगेन कर लोगे। वहीं पर अब यूता का हालत काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है, इसलिए वो किसी तरह से खुद को उसका चंगुल से छुड़ाने लगता है और इन्हीं सब के चक्कर में वो उसका पकड़ लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा स्टार्टल रह जाती है और उसको छोड़ देती है। जिससे यूता जल्दी से निकलकर सांस लेता है और कहता माफ करना, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन तभी वो अपने हाथ में कपड़ा का टुकड़े को देखकर कहता है कि ये क्या है,
ये बोलकर वो उसका वैसा हालत देखता है जहाँ पर वो उससे अपने स्ट्रिंग मांगती है। यूता वो सब देखकर काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से माफ़ी मांगने लगता है। वहीं पर वो फिर से अच्छे से पहनकर कहती है कि इस तरह की चीज़ें करने के लिए हमें कुछ और टाइम इंतजार करना चाहिए ना। यूता काफी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहा था, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? उसका बात को पूरा करने से पहले ही वो उसके सर को पैट करते हुए कहती है कि तुम पहले से ज़्यादा चीयर अप हो गए हो, तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इलीगल इमिग्रेशन और पैसा एक्सटॉर्शन करना हम लोग उस तरह का डीमन नहीं है। यूता कहा था, लेकिन अचानक 7 डीमंस का लवर बन जाना तुमको नहीं लगता है कि थोड़ा अजीब है? वो कहती है, आखिर इसमें अजीब ही क्या है, काफ़ी सारे डीमंस का तो 7 से भी ज़्यादा लवर्स होते हैं। यूता थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे इंसान हैं ना, इसलिए तुम सभी लोग मेरे साथ ही लव पैक्ट क्यों बनाए हो? आखिर मैं ही क्यों चुना गया? वो कहती है कि जब लास्ट तुम लोगों के सामने अपीयर हुई थी तब तुम अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जो लोग अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग बुरे नहीं हो सकते हैं। अब यूता फिर से शॉक्ड होकर पूछता है कि अब आखिर तुमको इसके बारे में कैसा पता चल गया? वो कहती है कि लार्स के रिबन में एक कैमरा लगा हुआ है, हम लोग सब कुछ देख रहे थे। तुम शायद उसको प्रोटेक्ट करने वाला बात को लेकर ज़्यादा नहीं सोचोगे, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम एक मैलिशियस पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो जो कि हमारा पावर को मिसयूज करेगा। और वैसे भी दुनिया को तबाह करना जैसा बोरिंग चीज़ें हम नहीं करने वाले हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो हम सातों के सातों यहाँ पर एब्सोल्युटली प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हैं। उसकी बातें सुनकर यूता काफी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम भी प्यार में पड़ना चाहती हो? स्लो कहने तो जाती है मगर बोलते बोलते ही वो यूता के ऊपर ही गिरकर सो जाती है, जिससे शॉक्ड होकर वो कहता है कि आखिर तुम ऐसे मोमेंट में कैसे सो सकती हो? तभी उसकी बहन उसको कॉल करके कहती है कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम बहुत ही बड़ा मुसीबत में पड़ गए हैं। इसलिए यूता जल्दी से दौड़कर रेस्टोरेंट में जाकर पूछता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया है। वहीं पर योरू थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए कहती है कि वेल देखो, हम लोग कुछ ज़्यादा खाना खा लिए हैं और हमारे पास में पे करने के लिए उतना पैसा नहीं है। ये बोलकर वो उसको उसका बिल दिखा देती है। 50,000 येन देखकर यूता का तो हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। योरू कहते माफ़ करना, मैं उनको खाने से रोक नहीं पाई थी। वहीं पर यूता सोचता है कि इसका मतलब एंड में ये लोग मुझे एटीएम की तरह यूज कर रहे हैं, मगर उसके पास में उतना सारा पैसा नहीं होता है। इसलिए वो स्टाफ से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि सैलरी मिलेगा तो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, तब तक के लिए क्या आप पेमेंट के लिए थोड़ा सा रुक सकते हैं? जो देखकर योरू और लार्स थोड़े से चौंक जाते हैं। वहीं पर यूता कहता है, अब जबकि मैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो तो चाहे रीजन जो भी क्यों ना हो, अगर कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना। तभी वहाँ पर ग्री आकर कहती है, लगता है कि तुम लोग फिर से काफ़ी ज़्यादा खा लिए हो। ये बोलकर वो काफ़ी आराम से बिल का पेमेंट कर देती है, जिससे यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? वो कहती है कि ह्यूमन रिलम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा गैम्बलिंग ऑफर करता है। जो पैसा तुम मुझे दिए थे मैं उससे गैम्बल करके उसको 100 गुना बढ़ा दी हूँ। और हाँ, जो पैसा तुम मुझे दिए थे उसके बदले ये लो, फ्यूचर का हमारा लिविंग एक्सपेंसेस। उतना सारा पैसा देख कर तो वो अब और ज़्यादा शॉक्ड होकर सोचता है कि आखिर किस तरह का गैम्बलिंग गोड ये है। तभी वहाँ पर लस्ट और प्राइड भी आ जाती है और पूछती है कि आखिर तुम लोग इतना ज़्यादा कमोशन क्यों कर रहे हो? लस्ट यूता से परेशानी के लिए माफ़ी मांगती है तो वहीं पर प्राइड उन लोगों पर चिल्ला रही होती है, उन लोगों को डांट रही होती है कि क्या तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बैंकरप्ट करना चाहते हो? अगर वो लोग उसका घर को सीज कर लेंगे तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे? उसका डांट सुनकर वो लोग यूता से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं और लार्स उसको एक ब्रेड देते हुए कहती है कि कल तुमको खाना बनाते देखकर मुझे लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे, इसलिए मैं तुमको यहाँ से खाना ले जाकर तुमको सरप्राइज देना चाहती थी। ये बोलकर वो लोग उसको हग करके कहने लगे होते हैं कि माफ़ करना कि हमें पता नहीं था कि हमारा खाना खाने से तुम बैंकरप्ट हो जाओगे। वहीं पर उनकी बातें सुनकर यूता सोचता है कि जैसा स्लो कही थी, देखकर लगता नहीं है कि ये लोग यहाँ पर किसी मिलिशियस इंटेंट से आए हैं। क्या ये लोग सच में मेरे साथ वो सब? तो वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर काना जाके आकर उनसे पूछती है कि क्या तुम मेरे यहाँ पर खाने आए हो? उसको देखकर यूता काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए पूछता है कि तुम्हारा जगह। ये बोलकर वो सोचता है कि ये तो अपने घर वाले कपड़े में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। वहीं पर काना जाके कहती है कि हाँ, ये मेरा घर है। लार्स उससे पूछते कि डार्लिंग ये कौन है? उसके मुंह से डार्लिंग सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पैनिक करते हुए सोचता है कि ये डेवलपमेंट तो बिल्कुल ठीक दिशा में नहीं जा रहा है। ये सोचकर वो उससे मिलवाता है कि ये मेरे क्लासमेट काना जाकी है।
लार्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि तुम्हारी दोस्त है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। यूता काफी ज्यादा पैनिक करने लगा होता है और बताने जाता है कि दरअसल, मगर उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही दूसरी भी उसको हग करके कहती है कि मैं भी इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और ग्री भी कहते हैं कि मैं भी हूँ। काना जाके अब काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहती है कि 3 गर्लफ्रेंड, क्या तुम 3 टाइमिंग कर रहे हो? वो लोग कहते हैं कि अगर बाकियों को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल 7 लोग हैं। काना जाके तब और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है 7 टाइमिंग। तभी यूता काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है और कहता है कि इन सब के पीछे एक बहुत ही डीप रीजन है, लेकिन हम ये कहानी बाद में पूरा करेंगे। ये बोलकर वो सभी लोगों को घर लेकर जाने लगता है। वहीं पर काना जाके काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर उसके साथ गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रही होती है। दूसरी तरफ में यूता को दिखाते हैं जो कि सभी लोगों को लेकर अपने घर चला जाता है और अपने घर में बैठकर सोच रहा होता है कि जब काना जैकी को पता चला था तब उसका एक्सप्रेशन कहीं कंटेप्ट तो नहीं था ना। मैं उससे बोला हूँ कि हम बाद में अपना कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आखिर में उसको समझाऊंगा क्या? तभी उसका डोरबेल बजता है, इसलिए वो जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि काना जाकी ही आई होती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि तुम अपना टेकआउट को वहीं पर भूल गए थे, इसलिए मैं डिलीवरी करने चली आई। यूता इसके लिए उसको थैंक्स कहता है और नर्वस होते हुए सोचने लगा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये दूसरा टाइम इतना जल्दी आ जाएगा। तभी उसकी बहन उसको देखकर कहती है ये तो ब्रो की क्लासमेट है ना। ये बोलकर वो उसको भी चाय के लिए इनवाइट करने लगती है, जिससे यूता का नर्वसनेस और ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ना। और काना जाकी से कहता है कि और ज़रूर तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी होगी ना। मगर काना जाकी कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। इसलिए ना चाहते हुए भी उसको काना जाकी को इन्वाइट करना ही पड़ता है और उसको देख कर नर्वस होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि काना जाकी सच में मेरे घर में आ गई है। दूसरी तरफ में लार्स वो देखकर प्राइड से पूछती है कि आखिर हम उसको क्यों ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। प्राइड कहती है क्योंकि वो यूता की गेस्ट है, हमारी नहीं है, इसलिए खुद को बिहेव करो। तभी स्लो धीरे धीरे उठते हुए पूछती है कि मिस्टर बॉडी पिलो कहाँ चला गया? बॉडी पिलो सुनकर लार्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर लिविंग रूम में काना जाके कह रही होती है कि तुम्हारा साथ गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर तुम उनसे कहाँ कहाँ मिले थे? उसकी बात सुनकर योरू याद करती है कि यूता उनका डीमन होने वाला बात को सीक्रेट रखने के लिए बोला था। तो मैं देखती हूँ कि आखिर वो कैसे इन सभी को एक्सप्लेन करता है। वहीं पर यूता सोच रहा होता है कि मैं समझता हूँ कि काना जाकी ऐसी पर्सन नहीं है जो कि कुछ ही सेकंड में पूरा दुनिया को खबर फैला देगी, लेकिन अगर ज्यादातर लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग डीमंस हैं जिनके पास में दुनिया को तबाह करने का ताकत है, तो वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसको लार्स का चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए यूता जल्दी से देखने चला जाता है कि आखिर वो लोग इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही है। तो वहीं पर वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि लार्स स्लो के ऊपर में होती है और पूछ रही होती है कि बॉडी पिलो आखिर तुम हमारे गैर मौजूदगी में क्या कर रही थी? स्लो कहती है कि मैं जो बोल रही हूँ मेरा बिल्कुल वही मतलब है। यूता तो एकदम इनक्रेडिबल हगेबल था, जो सुनकर लार्स काफी ज्यादा और शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर यूता काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर पूछ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। प्राइड कहती है कि वो दोनों बचपन से ही काफी ज्यादा स्पॉइल्ड कर दिए गए हैं, मगर ये देख कर कि स्लो हमेशा हमारी मम्मी का टेंशन को लेने में लार्स को हरा देती थी, तो लार्स काफी ज्यादा जेलस होकर उससे फाइट करने लगती थी। मगर इस बार अब यहाँ पर बात मम्मी की नहीं बल्कि तुम्हारा अटेंशन का हो रहा है। अगर तुम उनको वैसे ही छोड़ दोगे तो वो लोग इवेंचुअली शांत हो जाएंगे। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर यूता काफी ज्यादा हैरानी और एम्बैरेस हो जाता है और उनका लड़ाई छुड़ाने जाता है, मगर वो लोग उसकी कोई बातें ना सुनकर लड़ाई जारी रखते हैं। और लार्स उससे कहती है कि हमारा लव कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इक्वली प्यार पाने का चीज है। इसलिए उसका और मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम तो सच में काफी ज्यादा सॉफ्ट टेम्पर्ड हो। जो सुनकर लार्स का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और उन दोनों का फाइट से घर का सारा सामान अपने आप ही उड़ने लगा होता है, इधर उधर फेंकाने लगा होता है, जिससे एक सामान से यूता को लग भी जाती है। जो देखकर वो दोनों जल्दी से उसको पकड़ते हैं, जिसके कारण यूता का चेहरा उन दोनों के संतरे में डूब जाता है, जिससे तीनों के तीनों काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। और लार्स कहती है कि सबके सामने ये सब करके तो तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो रहे हो। जो देखकर यूता कहने लगा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वो टाइम देखकर कहने लगता है आखिर टाइम क्या हो गया?
वो जल्दी से लिविंग रूम में जाता है, जहाँ पर जाने से पता चलता है कि उनके फाइट से सारा का सारा चाय उड़कर कानाजाकी के ऊपर ही गिर गया होता है, जिससे वो भीग गई होती है। वो देख अगर यूता जल्दी से जाकर उससे माफी मांगने लगा होता है कि कहीं कहीं तुम्हें चोट वोट तो नहीं लग गई ना। उसकी बहन उससे कहती है कि भांडा तो ऐसे फूट गया है, इसलिए अब छुपाने से क्या होगा, इसलिए अब सब कुछ बता ही दो। इसलिए यूता उसको सब कुछ बता देता है कि कैसे ये लोग डीमंस है और कैसे यहाँ पर आ गए हैं। वो सब जानकर कानाजाकी थोड़ी सी सरप्राइज होकर कहती है, ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल बात है, मुझे लगा नहीं था कि डीमन सच में एग्जिस्ट करते भी है। तभी लार्स उसके लिए काफी बुरा फील करते हुए माफी मांगने लगती है। वो कहते है कोई बात नहीं। तभी वो चीखने लगती है और चाय गिरने का कारण वो वहीं पर नहा लेती है और योरू उसको अपना ड्रेस पहनने के लिए देती है। लार्स उससे पूछते है कि डार्लिंग स्कूल में कैसा है। वो सोचते हुए कहते हैं कि लेसन के दौरान में तो वो काफी ज्यादा सीरियस होता है, अपना क्लीनिंग ड्यूटी को भी वो काफी अच्छी तरह से करता है, वो सबके प्रति काफी ज्यादा जेंटल है और वो उसका बात को पूरा करने से पहले ही लार्स काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगती है कि जैसा उम्मीद था स्कूल में भी वो बिल्कुल वैसा ही है, उसके पास तो तुम्हारे जैसा वंडरफुल फ्रेंड भी है, उसका स्कूल लाइफ तो सच में काफी ज्यादा मजेदार साउंड कर रहा है। फ्रेंड शब्द सुनकर कानाजाकी सोचती है कि क्या हम लोग सच में दोस्त है। वहीं पर लार्स वैसे ही एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है कि मैं तो बिल्कुल ड्रामा की तरह स्कूल लव लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। अब इसके कुछ देर के बाद में कानाजाकी उसको बाय बोलकर जाने लगती है और कहती है कि ज्यादा चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मुझे भी उन डीमंस के साथ में गेट अलोंग होने का इंतजार रहेगा। तभी लार्स उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे पास तो सच में काफी अच्छी दोस्त है, कुछ देर पहले वो तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। ये सुनकर यूता काफी ज्यादा सरप्राइज होकर पूछने लगा होता है कि वो क्या कह रही थी, जल्दी मुझे बताओ। मगर लार्स कहती है बिल्कुल नहीं, ये तो एक सीक्रेट है। जो सुनकर यूता और ज्यादा क्यूरियस होकर उससे पूछने लगता है। दूसरी तरफ में कानाजाकी को दिखाते हैं जो कि अपने घर में जाते हुए सोच रही होती है कि देख कर लग नहीं रहा था कि वो 7 लोगों को एक साथ ही डेट कर रहा है। लव पैक्ट, कहीं इसका मतलब उसका लवर्स का संख्या और ज्यादा बढ़ने तो नहीं वाला है ना। अब इसी के साथ में उसके घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूता सभी लोगों को एक जगह पर बैठाकर उनसे कह रहा होता है कि तुम लोग अपना पावर को लाइटली यूज नहीं करोगी और फाइट भी नहीं करोगी। तभी लार्स थोड़ी सी गुस्से में पूछती है कि और उसके बाद क्या हुआ था। स्लो कहती है वेल उसके बाद में वो तो मुझे जेंटली नीचे पटका था और फिर समझ जाओ। उसकी बातें सुनकर यूता काफी ज्यादा शर्मे से लाल होते हुए कहने लगा होता है कि देखो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मगर वो लोग उसकी कोई बातें ना सुनकर उसको घूरने लगते हैं और लिवाई भी कहते कि मुझे भी पुश डाउन करो। अब इसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग एक खाना के बारे में वीडियो देखकर खाना खाने के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। दूसरे तरफ में ग्री बेल्जे से कह रही होती है कि हालांकि मैं पैसा कमा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जैसा चाहे वैसे मेरे पैसा को उड़ाओगी। तुम्हारा खाना का बिल पिछले कुछ महीनों में लाखों येन क्रॉस कर गया है। ह्यूमन रिलम में एक कहावत है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनको खाना नहीं मिलता है। अगर तुम इतना ज्यादा खाना खाने वाली हो तो खुद ही पैसा कमाना शुरू कर दो। तभी वो यूता को अपने पास आता देख कर पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से किस तरह का जॉब बेल्जे को सूट करेगी। यूता पूछता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है कि उन मेड कैफे में काम करना कैसा होगा जहाँ पर तुम फ्रिक्वेंटली जाते हो, या किसी कसिनो में बनी गर्ल बनकर अटेंडेंट जैसा काम करना कैसा होगा। उसको उन सभी ड्रेसेस में इमेजिन करके यूता का चेहरा एकदम लाल होने लगा होता है और वो जल्दी से कहता नहीं देखो कुछ नॉर्मल जॉब को तुम कंसिडर क्यों नहीं करती हो। वहीं पर उनकी बातें सुनकर बेल्जे काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे भाग कर अपने कमरे में जाकर छिप जाती है। जो देख कर लस्ट और ग्री कहती है कि उसको हम तुम पर छोड़ते हैं। वहीं पर यूता जल्दी से उसके पास जाते हुए सोच रहा होता है कि बेल्जी अपने चेहरे पर काफी कम एक्सप्रेशन लाती है और उसको समझना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे ही वो उसका कमरे में पहुंचता है तो वो पाता है कि बेल्जी डर के मारे कंबल ओढ़कर छिपी होती है और कांपते हुए कह रही होती है कि मैं काम नहीं करना चाहती हूँ। ह्यूमन वर्ल्ड में कहावत है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनको खाना नहीं मिलता है। यूता कहता वेल ऐसा कहावत है तो सही, लेकिन तुम काम क्यों नहीं करना चाहती हो। वो कहती है कि अगर मैं काम करूंगी तो मुझे भूख लग जाएगा और मुझे अभी भी भूख लगी गया है। यूता कहता है कि तुम तो अभी कुछ देर पहले ब्रेकफास्ट की थी ना, और सोचता है कि ये हमेशा कहते रहते हैं कि मुझे भूख लगा है। ये सोचकर वो कहता है कि खाने के लिए पैसा तो होना जरूरी है और वैसे भी काम करने के बाद में खाना का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है।
उसकी बात सुनकर बेलजे कहती है कि तुम मुझे नहीं समझ सकते हो। सभी डीमंस का अपने स्पेशल पावर है। लार्स का रेज है, ग्री का अवराइस है और मेरा ग्लूटोनी है। बाकी के लोग अपना मैजिक पावर का यूज करके अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक में रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास में उनके जितना पावरफुल पावर नहीं है, इसलिए मैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरी तरह से सप्रेस करके नहीं रख सकती हूँ। इसलिए ये मेरे बॉडी पर इम्पैक्ट करता है। ये इस लो में भी सेम है, इसलिए वो हमेशा सोते रहती है। यूता कहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खाने के लिए पैसा की जरूरत नहीं पड़ेगा। तभी अचानक वो एकदम से उसके करीब आ जाती है, जिससे यूता का चेहरा काफी ज्यादा लाल हो जाता है और सोचता है ये तो काफी क्यूट निकली। वहीं पर वो उससे कहती है कि अब मैं तुमको फील करवाती हूँ कि मुझे भूख लगने से मुझे कैसा लगता है। ये बोलकर वो उसके माथे को छू कर अपना पावर को यूज कर देती है, जिससे यूता को अचानक बहुत ही ज्यादा भूख लग जाता है और वो सोचने लगा होता है कि मेरा बॉडी तो मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, ये तो सिर्फ खाने के लिए कहे जा रहा है। वहीं पर वो उससे कहती है कि अब समझे, अनबियरेबल पेन है ना, हालांकि इंसान होने के नाते तुम मुझसे ज्यादा फील कर रहे हो। दूसरे तरफ पे वो रेंगते हुए आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि बस कुछ भी मिल जाए, मैं सिर्फ उसको अपने मुंह में डालना चाहता हूँ, कुछ भी मिल जाए। ये सोचकर वो उसके थाई को पकड़कर कहता है कि ये बिल्कुल टेंडर लग रहा है। ये बोलकर वो उसके थाई को ही चबाने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा शर्मा कर और सरप्राइज होकर कहने लगी होती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा बॉडी ही अपने आप ये सब कर रहा है, मेरा बॉडी मान ही नहीं रहा है। ये बोलकर वो सोचता है कि इसका थाई तो काफी ज्यादा टेंडर है। एक सेकेंड, आखिर ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, आखिर मैं एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ। तभी वो जल्दी से उसको ठीक कर देती है और तभी वहां पर लार्स और ग्री देखने आ जाती है कि आखिर इतना ज्यादा हल्ला क्यों हो रहा है। वो सब देखकर लार्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जल्दी से यूता को उससे दूर करते हुए कहते हैं कि बेलजे, इसके लिए मैं तुमको कभी भी माफ नहीं करूंगी। और तुम डार्लिंग, आखिर तुमको थाई इतना ही ज्यादा पसंद है तो तुमको मुझसे कहना चाहिए था ना। यूता काफी ज्यादा शर्माते हुए कहा था कि देखो ये सब बहुत ही बड़ा गलतफहमी। लेकिन उसका बात को ना सुनकर वो उसको अपने गोद में उसके चेहरे को दबाने लगती है और कहती है कि तुम मेरे थाई के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तभी ग्री पूछती है कि क्या मैं भी अपने थाई को स्टैंड आउट करवाने के लिए कुछ कॉस्प्ले करूं। वो सब सुनकर यूता काफी ज्यादा एम्बैरेस रह जाता है और जल्दी से बेलजे को वहां से लेकर जाते हुए कहता है कि मेरा थाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो उसको अपने साथ बाहर लेकर जाते हुए कहता है कि वो घर तो शांति से बैठकर बातें करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेलजे अपना हाथ पकड़ा हुआ देखकर उसको इशारा करती है, इसीलिए वो जल्दी से कहने लगा होता है माफ़ करना कि मैं स्पर ऑफ द मोमेंट में पकड़ लिया था। ये बोलकर वो उसका हाथ को छोड़ने जाता है, मगर वो उसको नहीं छोड़ने देकर कहती है कि मैं इस बात को लेकर अवेयर हूँ कि हर बार खाना खाने के लिए ग्री पर डिपेंड होना ठीक नहीं है और मुझे खुद ही पैसा कमाना चाहिए। लेकिन इंसानों के बीच में काम करने वाला बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। उसकी बातें सुनकर यूता सोचता है कि ये बिल्कुल सही बोल रही है। इंसानी दुनिया में आना ये इसका फर्स्ट टाइम है। अगर मुझे भी डीमन रिलम में काम करने के लिए भेज दिया जाता है तो, हालांकि ये एक डीमन है लेकिन इसका फीलिंग्स नॉर्मल लड़की से बिल्कुल भी अलग है ही नहीं। ये सब सोचकर वो उससे माफ़ी मांगने लगा होता है कि बिना तुम्हारे फीलिंग को समझे ही मैं तुमको काम करने के लिए फोर्स कर रहा था, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा जगह ढूंढूंगा जहाँ पर तुम अच्छे से पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर पाओगी। ये बोलकर वो उसको लेकर जाने लगता है और कुछ देर के बाद में वो काना जाकी की स्टोर के बाहर में पहुँच जाता है, जहाँ पर काना जाकी उसको देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसको देखकर यूता काफी ज्यादा शर्मा जाता है और सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मेरा पैर अपने आप ही मुझे यहाँ पर लेकर आ गया। और उन दोनों लड़कियों के बातों से उसको पता चलता है कि बेलजी इसके रेस्टोरेंट में बहुत ही दिनों से खाना खाने आ रही थी। तभी यूता को उसके स्टोर के बाहर में रिक्रूटमेंट नोटिस लगा दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होकर कहने लगा होता है कि हम बेलजे के लिए काम करने की जगह ही ढूंढ रहे थे। काना जाके काफी ज्यादा खुश होकर कहती है कि अगर तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो तो हम ग्लैडली तुमको वेलकम करेंगे। यूता पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। काना जाके काइंड पर्सन है, इसलिए तुमको यहाँ पर किसी चीज़ के डरने की जरूरत नहीं है। केलजे अभी भी थोड़ी सी हेजिटेट कर ही रही होती है कि तभी काना जाके कहती है कि तुमको खाना भी मिलेगा। खाना के बारे में सुनकर वो वहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अपना काम पूरा करने के बाद में वो लोग वापस अपने घर जाने लगे होते हैं, जहाँ पर बेलजे थोड़ी सी ब्लश करते हुए उसको थैंक यू कहती है।
उसका ब्लशिंग चेहरा को देखकर यूता काफी ज्यादा लाल हो जाता है और शर्माते हुए कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है। ये बोलकर वो लोग घर में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर उसको देखकर लार्स पूछने लगी होती है कि आखिर तुम दोनों अकेले में क्या कर रहे थे? क्या तुम फिर से उसका थाई को लेकर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर रहे थे ना? उसकी बातें सुनकर यूता काफी ज्यादा एम्बैरस होते हुए कहने लगा होता है कि मैं बोल रहा हूँ ना कि वो सब एक बहुत ही बड़ा गलतफहमी था। बेल्जी, अगर तुम एक्सप्लेन क्यों नहीं करती हो? मगर वहीं पर बेल्जी कुछ भी एक्सप्लेन ना करके सिर्फ मुस्कुराते हुए देखती ही रह जाती है। अब इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लार्स और स्लो आपस में फाइट कर रही होती है कि ये इस बात को लेकर कि यूता किसके साथ सोएगा। उनको लड़ते हुए देखकर यूता कंफ्यूज होते हुए सोच रहा होता है कि हम पहले ही डिसाइड कर लिए हैं ना कि हम सभी के सभी लोग अलग अलग कमरे में सोएंगे, तो आखिर ये लोग हर रात को आर्ग्यूमेंट क्यों करते रहते हैं? यही सब नींद में सोचते हुए वो जा ही रहा होता है कि तभी उसको अचानक लस्ट दिखाई दे जाती है, जिसको अचानक देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लगा होता है कि तुम तो मुझे सरप्राइज ही कर दी थी, आखिर तुम ऐसा जगह में क्या कर रही हो? ये बोलकर वो सोचता है कि मुझे कभी समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये सोचते क्या रहती है। ये सोचकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे पहले शावर यूज करना चाहती हो? लस्ट उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे किस करोगे? किस के बारे में सुनकर यूता काफी ज्यादा शर्मा कर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर अचानक तुम क्या बोल रही हो? हालांकि हम लोग लव पैक्ट बना लिए हैं, लेकिन इसका ये मतलब मेरा मतलब कि इतना जल्दी नहीं। लस्ट बिल्कुल उसी शांत लहजे में जाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अचानक ऐसी चीजें बोलने के लिए माफ कर देना। ये बोलकर वो चली जाती है। यूता काफी ज्यादा कंफ्यूज रह जाता है और सोते वक्त भी उसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसका मतलब क्या था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सीरियस लस्ट ऐसे चीज़ों को लेकर मजाक भी कर सकती है। कहीं इसका मतलब वो सच में मुझे किस तो नहीं करना चाहती थी ना? ये सब सोचने से ही उसके दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है और कहता है कि अगर सच में ऐसी ही बात है तो मैंने बहुत ज़्यादा रूडली रिएक्ट तो नहीं कर दिया था ना, लेकिन मुझे उसके इंटेंशन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आखिर चाहती क्या था। शायद उसका पीछे कुछ दूसरा कारण भी हो सकता है। यही सब सोचते सोचते वो सो जाता है, मगर जब वो कल सुबह में उठता है तो उसको ऐसा फील होता है जैसे कि उसके ऊपर में बहुत ही भारी कुछ चीज होता है, जिसके कारण वो हिल डुल भी नहीं पा रहा होता है, जिसके कारण उसको लगने लगा होता है कि कहीं उसको स्लीप पैरालिसिस तो नहीं हो गया है ना। मगर तभी उसको पता चलता है कि तीन डीमन लड़कियां उसको पकड़कर सोई होती है। उनका सॉफ्टनेस को फील करके वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और सुबह होने के कारण उसका 90 डिग्री का कोन भी बनाने लगा होता है। वहीं पर वो लोग उठते हुए उसको जहाँ तहाँ गलती से छूने लगती है, जिससे यूता काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए कहने लगा होता है अरे यार यहाँ पर मत छुओ। तभी एक लड़की उठकर उसको गुड मॉर्निंग किस दे देती है, जिससे शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो उठकर चिल्लाने लगा होता है कि आखिर अलग अलग रूम में सोने वाला बात का क्या हो गया। वहीं पर किचन में उसको चिल्लाते सुनकर योरू कहती है कि आखिर वो सुबह सुबह उठकर क्या कर रहा है। तभी लस्ट उनसे कहती है कि मुझे काम है इसलिए मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ। वहीं पर काना जाकी को दिखाते हैं जो कि अपने स्कूल जा ही रही थी कि तभी उसके पास में लस्ट आ जाती है। उसको देखकर काना जाकी पूछती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई हो, वैसे भी अभी दुकान खुला नहीं है। लस्ट कहती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती थी कि ह्यूमन लवर्स अपना रिलेशनशिप कन्फर्म करने के बाद में तुरंत किस और सेक्स ये सब करने लगते हैं, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं सोच ली थी ना? वहीं पर वो सब सुनकर काना जाके काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और शर्माते हुए कहने लगती है कि आखिर अचानक ये सब के बारे में तुम क्यों पूछ रही हो। लस्ट कहती है कि ड्रामा में तो ये सब चीज़ें कपल फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, गुड मॉर्निंग किस देना, गुड बाय किस देना, और उसके बाद में रात को वो लोग बेड पर वो सब करते हैं। काना जाकी और ज़्यादा ब्लश करते हुए कहने लगती है कि कहीं तो फॉरेन ड्रामा की बात तो नहीं कर रही हो ना। वहीं पर लस्ट अपने बात को पूरा करते हुए कह रही होती है कि इसलिए मुझे लगता था कि ह्यूमन लवर्स लवर बनने के बाद में ही वो सभी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी सभी बातें सुनकर काना जाकी और ज़्यादा ब्लश करते हुए कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ड्रामा रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। रियलिटी में चीज़ें इतनी जल्दी चीज़ें नहीं होती है। जापान और बाहर के देश की बात करें तो किसिंग और बाकी की चीज़ें कल्चरली अलग अलग तरह से हैंडल किया जाता है। ओवरसीज में तो किस करना उनका ग्रीटिंग का पार्ट हो सकता है, लेकिन जापान की बात करें तो लवर बनने के तुरंत बाद में किस करना ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। इतना बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए एम्बैरस होते हुए कहने लगी होती है कि ऑल्दो मैं ये विश्वास करती हूँ कि ये सभी के सभी चीज़ें सभी लोगों के लिए पर्सनल डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है
उसकी सभी बातें सुनकर लस्ट उसको कंसल्टेशन के लिए थैंक यू बोलकर जाने लगती है। काना जाके पूछती है कि मगर तुम अचानक मुझसे ही ये सब क्यों पूछ रही हो, तुम तो योरू से भी पूछ सकती थी ना। वो जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि प्यार के बारे में तुमसे बातें करना बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ये बोलकर वो चली जाती है। उसको जाता देखकर काना जाके काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए सोच रही होती है कि आखिर उसका मतलब क्या था। ये भूलकर वो और ज़्यादा शर्माते हुए सोचने लगती है कि कहीं वो ये सब यूता के साथ तो नहीं करने वाली है ना। अब इसके बाद में अगले सीन में स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर यूता सोच रहा होता है कि मैं लस्ट से कल के बारे में पूछना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं आखिर वो सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई थी। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आकर कहता है कि तुम कल भी घर जल्दी चले गए थे, कहीं तुम कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लिया हो ना, इसलिए तुमको जल्दी घर जाना पड़ रहा है। गर्लफ्रेंड के बारे में सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, मैं और गर्लफ्रेंड आखिर ये कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं इसको अपने लव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं बता सकता हूँ। तभी उनका एक सातो नाम का दूसरा दोस्त दिखाई देता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर उसको किस करने लगता है। जो देखकर वो दोनों के दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और यूता सोचता है कि ये बंदा ज़्यादा आउट गोइंग पर्सन नहीं है, तो आखिर वो उसको सबके सामने कैसे किस कर सकता है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी काना जाके उसके पास में दौड़ते हुए हाँफते हुए आकर कहती है कि किसी कारण से पूरा शहर क्रेजी हो गया है, बिना भीड़ को माइंड किए सभी कपल फ्रीली किस और हग कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सालों से दूसरों के सामने वैसा कुछ नहीं किए, तो वो लोग भी शुरू हो गए हैं। अरे हाँ, कुछ देर पहले लस्ट मुझसे मिलने आई थी और वो मुझसे किसिंग और हगिंग के बारे में और उससे रिलेटेड और चीज़ों के बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि कहीं ये सब उससे ही तो रिलेटेड नहीं है ना। उसकी बात सुनकर यूता सोचने लगा होता है कि मुझे पता है कि सभी डीमंस का अपना अपना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है और लस्ट कार्नल डिजायर के डीमन है, कहीं इस इंसिडेंट का उससे तो कुछ लेना देना तो नहीं है ना। अब इसके बाद में छुट्टी होते ही यूता जल्दी से दौड़कर अपने घर जाता है, जहाँ पर न्यूज में भी यही सब दिखाया जाने लगा होता है कि कैसे सभी लोग फ्लर्ट कर रहे हैं बिना किसी को माइंड किए। वो सब देखकर यूता उनसे पूछते हैं कि कहीं ये सब लस्ट के पावर के कारण तो नहीं हो रहा है ना। तभी स्लो और बेल्जे दोनों यूता को अचानक हग करने लगते हैं और उसको किस करने ही वाले होती है, मगर किस करने देने से पहले लार्स और लिवाई उन दोनों को खींचकर अलग करने लगते हैं। रूबिया यानी कि प्राइड कहती है कि ये तो कमजोर मैजिकल पावर वाला डीमन को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया है। ग्री कहते हैं कि लस्ट का पावर कंट्रोल से बाहर जाना शुरू कर दिया है और सभी इंसानों भी इससे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए हैं। यूता कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उसको रोकना चाहिए, आखिर अब वो कहाँ पर है। ग्री बताती है कि लस्ट अपने आप को सेकंड फ्लोर पर बंद करके रखी है, लेकिन इस रेट से तो पूरा दुनिया के सभी लोगों को अपने डिजायर के विम पर रहना शुरू कर देंगे। यूता पूछता जल्दी से बताओ कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। ग्री बताती है ऑफ कोर्स लस्ट का अर्ज सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इसलिए ये सब हो रहा है। उसकी बातें सुनकर यूता की इमेजिनेशन बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होने लगती है, जिससे उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा लाल भी होने लगा होता है। उसको लाल होता देखकर लार्स चिल्लाने लगी होती है कि आखिर ये सब तुम क्या सोच रहे हो। तभी वहाँ पर ग्री उससे कहती है कि हमारा चेस्ट पर जो मार्क दिख रहा है वो बैरोमीटर की तरह काम करता है। यह ये बताता है कि हम कॉन्ट्रैक्टर से सही मात्रा में अफेक्शन को रिसीव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमारा मार्क गायब होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारा आधा मार्क गायब हो जाएगा तो हम अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हमारा मैजिक पावर वाइल्ड होने लगेगा। यूता काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है कि और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम मुझे अभी बता रही हो। लार्स कहते वेल ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो था। यूता चिल्लाते हुए कहता लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का वक्त ही कहाँ मिला था। ग्री कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, ये बहुत ज़्यादा रेयर चांस होता है कि ऐसा कुछ हो सके। मुझे लगा नहीं था कि लस्ट तुम्हारे अफेक्शन के लिए इतना ज़्यादा भूखी होगी। उनकी बात सुनकर और लस्ट के बारे में वैसा चीज़ें इमेजिन करके उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। मगर तभी वो कुछ रियलाइज करके पूछता है कि अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है तो तुम सभी के सभी लोग इतना ज़्यादा केयरफुली क्यों हो, तुम लोगों को चिंता क्यों नहीं हो रहा है। वो लोग कहते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि तुम लस्ट को उसके ओरिजिनल स्टेट में ला दोगे। तभी ग्री उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि इसमें ज़्यादा कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ उसका गाल पर किस करना होगा। यूता काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए पूछता है कि सिर्फ इतना ही करना है। वो कहती है ऑफ कोर्स, सिर्फ बाहर में देखो, तुमको लस्ट का इनर डिजायर रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे जाएगा। और हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम किसिंग से थोड़ा और आगे भी बढ़ सकते हो।
तभी लास्ट चिल्लाने लगती है कि नहीं, तुम पहले मेरे साथ वो सब करोगे। मगर अब जबकि लस्ट पेन में है तो प्लीज़ पहले उसको जाकर ठीक कर दो। इसीलिए वो जाते हुए सोच रहा होता है कि सिर्फ उसके गाल पर एक किस कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। बिल कहना है आसान है लेकिन करना, यही सब सोचते सोचते वो जैसे दरवाज़ा खोलता है, अंदर में लस्ट को वैसा हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। उसको देखकर लस्ट, जो कि डिजायर के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और कांपते हुए पैरों से खड़ा होने की कोशिश करने लगती है। यूता उसका वैसा हालत देखकर सोचता है कि उसका चेस्ट का आधा क्रस्ट तो गायब हो गया है। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी ही एक्शन लेना होगा। क्या उसको सिर्फ किस करना और गले लगने से सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लस्ट उसके सामने गिरकर माफ़ी मांगने लगी होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तुमको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में डालने के लिए मुझे माफ़ कर देना। जब मैं डीमन रिलम में थी तब जो रोमांटिक ड्रामा में देखा करती थी, उन सभी को देखकर मुझे गलत आइडिया आ गया था। मुझे लगने लगा था कि ह्यूमन ऐसे प्रजाति है जो कि लवर बनने के बाद में मेकआउट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब मैं काना जाके से पता की थी तब पता चला कि ये सब सच नहीं है। केसेस इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि स्टेबलाइज्ड कपल में भी ऐसा केसेस होता है कि वो लोग हर वक्त नहीं करते रहते हैं। और ये सोचो कि मैं इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही थी, जब मैं घर आई थी तब दूसरे लड़कियों से मुझे पता चला था कि तुम अभी तक किसी के साथ भी किसी को किस नहीं किए हो। तो मुझे लगा था कि तुम दूसरे लड़कियों के साथ ये सब पहले कर चुके होगे। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही तो पीछे नहीं रह गई ना। वहीं पर उसकी बातें सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा स्टंट रह जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर ये किस क्यों करना चाहती थी। लस्ट हमेशा दूर से सभी लोगों को देखते रहती थी, तो मुझे लगा था कि ये उनके कंपैरिजन में मैच्योर होगी, मगर रियलिटी में तो ये सोचकर वो अचानक उसको हग कर लेता है, जिससे शॉक्ड होकर वो पूछती है, क्या तुम मुझ पर पिटी कर रहे हो। वो कहता है, नहीं, मुझे बस तुमको हग करने का मन किया था, इसलिए मैं तुमको बस हग कर रहा हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि वेल, ये कहना काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लवर होने के कारण मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे अभी तक पता ही नहीं है, अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मगर मैं तुम्हारा सफरिंग फेस को देख नहीं सकता हूँ। मैं बहुत मेहनत करूँगा, इसलिए तुमको रोने की ज़रूरत नहीं है। लस्ट काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि ये सब सिर्फ मेरा एक गलतफहमी का कारण शुरू हुआ होगा, और मुझे डांटने के बजाय तुम काइंडनेस दिखाए हो, उसके लिए तुम्हारा थैंक्स। तभी वो ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि उसका चेस्ट का क्रस्ट मार्क पूरा हो गया होता है। वहीं पर लस्ट अपने आप को वैसे हालत में पाकर ज़्यादा एम्बैरस होते हुए जल्दी से अपना ड्रेस को अच्छी तरह से पहनने लगती है और माफ़ी मांगती है। यूता वैसे ही लाल होकर सोच रहा होता है कि हमने किस भी नहीं किया और सब कुछ ऐसे ठीक हो गया, तो कहीं इसका मतलब लस्ट सेटिस्फाई तो नहीं हो गई ना। वहीं पर वो जल्दी से अच्छे से ड्रेसअप करके उसको फिर से परेशानी देने के लिए माफ़ी मांगती है। ऐसा दोबारा फिर से ना हो, ये बोलकर वो उसके चेस्ट को जेंटली टच करते हुए कहती है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी, जिससे यूता काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर किसने अपना बेस्ट ट्राई करने के बारे में ये कह रही है। वहीं पर नीचे में लस्ट सेटिस्फाई होने के कारण उसका पावर गायब हो जाता है, जिससे सभी लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तभी काना जाके उसको फ़ोन करके कहती है कि लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। यूता कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया है, मैं बाद में सब कुछ तुमको समझा दूंगा। ये बोलकर वो कॉल रख देता है, जिससे काना जाके थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही होती है कि आखिर उसका मतलब क्या था। कहीं एंड में वो लोग सच में किस और वो सब कर तो नहीं लिए ना। अब इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूता डिनर बनाते हुए अपनी बहन को सब कुछ बताता है कि क्या हुआ था। अब बताकर पूछता है, लेकिन तुम कहाँ चली गई थी, इतना लेट तुम क्यों आ रही हो। यूरोप बताती है कि मेरे एंड में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें चल रही थी। ब्लैक मैजिक क्लब का प्रेसिडेंट बोल रही थी कि ये सब डीमन का प्रकोप है, इसलिए हम लोग अपीजमेंट रिचुअल करने लगे थे और ऐसा लगा जैसे कि रिचुअल एकदम सही काम कर ही गया। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जो लोग फिर से उसके साथ सोने के लिए झगड़ रहे होते हैं, मगर इस पर लस्ट पे उनके साथ में जाकर कहने लगी होती है कि नहीं, इस बार मैं उसके साथ सोऊंगी, जिससे वो तीनों आपस में झगड़ने लगे होते हैं। वहीं पर लस्ट की बातें सुनकर यूता ब्लश करते हुए सोचता है, तो कहीं बेस्ट ट्राई करने से उसका ये मतलब तो नहीं था ना, क्या आज मैं लस्ट के साथ सोने वाला हूँ। तभी लिवाई उसके पास जाकर पूछती है कि क्या तुम लस्ट के साथ ल्यूड चीज़ें किए थे। अचानक ही सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए कहने लगा होता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
लिवाई कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ वो सभी चीजें करना चाहोगे। ये सुनकर यूता काफी ज्यादा एम्बैरेस और ब्लश करते हुए और नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि ये क्या, आखिर किस चीज के बारे में तुम बोल रही हो। वो उसके कान में जाकर धीरे से कहती है वही सब चीजें जो कि लवर अपने बॉन्ड को और डीप बनाने के लिए बेड में करते हैं। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या तुम सच में एक लड़के से ये बुलवाना चाहते हो। वो सब सोचकर यूता काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और एम्बैरेस होते हुए भागते हुए कहता है कि मैं तो लस्ट को सिर्फ गले ही लगाया था, उससे नेक्स्ट स्टेप लेना तो मेरे लिए। इतना बोलकर वो पैनिक करके भाग जाता है। अब इसके बाद में दिखाते हैं कि यूता सोते हुए सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं एक हेल्दी हाई स्कूल बॉय हूँ, ऐसा नहीं है जैसे कि इन सब चीज़ों में मेरा एकदम जीरो इंटरेस्ट है। मगर तभी उसके कमरे की तरफ में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनकर यूता काफी ज्यादा शॉक्ड और ब्लश करते हुए सोचने लगा होता है कि कहीं लिवाई सच में तो नहीं आ रही है ना, कहीं वो मेरे साथ वो सभी चीज़ें करने के लिए सीरियस तो नहीं थी ना। ये सब सोचकर वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है, मगर किसी को भी ना आता देख कर सोते हुए कहता है कि कल लस्ट मुसीबत में डाल दी थी, पता नहीं अब कौन कौन और क्या क्या मुसीबत में मुझे डालने वाले हैं। अब इसी के साथ में कुछ दिन बाद में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका स्कूल का छुट्टी होता है और वो अपने आप को 3 लड़कियों से सराउंड पाकर कह रहा होता है कि आज मेरे स्कूल का छुट्टी है, मगर फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और सोचने लगा होता है कि उस चीज़ को हुए काफ़ी दिन हो गया है और लिवाई अभी तक कुछ की ही नहीं है, शायद वो सिर्फ मुझे टीच कर रही थी। वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है, शायद उसको तो इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता भी नहीं होगा। तभी वहाँ पर लार्स आकर चिल्लाने लगी होती है कि तुम लोग मुझसे आगे आकर फिर से डार्लिंग को मोनोपोलाइज कर रहे हो। ये बोलकर वो उसको हक करते हुए कहने लगी होती है कि लव कॉन्ट्रैक्ट इक्वलिटी पर फोकस करने बोलता है। और इसी के साथ में वो चारों फिर से उसका टेंशन पाने के लिए झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर लिवाई आकर कहती है कि तुम्हारी बहन तुमको बुला रही है, इसलिए वो उसके साथ एक रूम में जाता है जहाँ पर उसकी बहन उसको बुला रही होती है। मगर उसकी बहन उसको नहीं बुला रही होती है, बल्कि लिवाई उसको ट्रिक करके वहाँ पर बुलाती है और अलमारी में बंद करके उसके ऊपर बैठ जाती है और कहते हैं कि फाइनली अब हम दोनों अकेले हैं। यूता दरवाज़ा खोलने की कोशिश तो करता है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लिवाई कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि दरवाजे को मैंने मैजिक पावर से सील कर दिया है। अब यूता काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ लियोड चीज़ें करना चाहती हूँ। जब मैं सुनी थी कि लस्ट और तुम किसिंग और वो सभी चीज़ें किए थे, तब मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। मुझे लगा नहीं था कि हम सबसे पहले वो लस्ट सबसे पहले करने में कामयाब हो जाएगी। अब जबकि ऐसी बात है तो मुझे खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो अपना ड्रेस खोलते हुए कहने लगी होती है कि आई बेट कि तुम भी ये सब करना चाहते हो ना। वो उसका टी शर्ट भी खोलते हुए कहती है कि तुम हर दिन क्यूट लड़कियों से सराउंड रहते हो, तो तुमको भी खुद को रोकने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना। यूता काफी ज़्यादा सर में से लाल और पैनिक करते हुए कहने लगा होता है कि एक सेकंड रुक तो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट तो इक्वलिटी पर फोकस करने के लिए कहता है ना, तो अगर तुम अचानक ऐसा कुछ करने लगोगी तो। लिवाई उसके बात को काटते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट इक्वलिटी पर जोर देता है, लेकिन तुम एक चीज़ भूल गए हो कि हम डीमंस है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के सभी रूल को लाइन बाय लाइन फॉलो करना, ऐसा काम हम नहीं करने वाले हैं। यूता कहा था लेकिन क्या लाइन काटकर ऐसे आगे बढ़ना बाकियों के लिए ठीक होगा। वो थोड़ी सी पाउट करते हुए कहती है कि जब तुम लस्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे तब लाइन काटने के बारे में तुमको याद नहीं आ रहा था। वेल अब रिग्रेट करने के लिए बहुत ही देरी हो चुकी है, मैं तुमको आज सिर्फ अपने लिए मोनोपोलाइज करना चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसको किस करने ही वाली होती है, मगर क्यों यूता किसी तरह से उसको चंगुल से निकलकर भागने लगता है, लेकिन वो उसको भागने नहीं देती है और भागने से पहले उसको पकड़ देती है। और इन्हीं सब में यूता के पीठ में वही वाला क्रेस्ट मार्क दिखाई दे जाता है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उसका क्रेस्ट मार्क पर किस कर लेती है। जैसे ही वो उसको किस करती है, बाकी के सभी लड़कियों को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लिवाई यूता को मोनोपोलाइज करने के लिए एक लूप होल का यूज करती है, मगर उससे बाकी लड़कियों को पता चल जाता है, जिससे वो लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो सभी लोग उसको रोकने जाते हैं। मगर स्लो, लार्स और बेल्जो उनके करीब भी नहीं जा पाती है, जो देखकर यूता पूछता है कि तुम लोग इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्यों रख रही हो। लार्स कहती है कि हम तुम्हारे पास आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। यूता काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है। वहीं पर ग्री उससे कहती है कि तुम तो सच में इस बार कर ही दी, मैं तो किस से आगे जाने वाला बात को लेकर सिर्फ मजाक कर रही थी। रूबिया कहती है कि तुम लिवाई को पकड़ो, मैं इससे कुछ बातें करने के लिए इसको लेकर जाती हूँ।
वहीं पर यूता सोच रहा होता है कि रूबिया और लस्ट मेरे करीब आ पा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तभी रूबिया यूता को घर से बाहर लेकर जाने लगती है, जिससे वो थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि आखिर क्या हो रहा है। वो पूछती है कि क्या वो तुमको तुम्हारे बॉडी पर कहीं पर किस की थी। यूता पूछते कि आखिर तुम ये क्यों पूछ रही हो। वो बताती है कि वेल ये एक पावरफुल मैजिक है जो कि टेम्पररी मोनोपोलाइजेशन को अलाउ करता है। हम कहीं पर सेटल डाउन होने के बाद में डिटेल में डिस्कशन कर सकेंगे, लेकिन हम लोग अपने घर में अभी नहीं जा सकते हैं। ये बोलकर वो दोनों काना जाकी के घर में जाते हैं, जहाँ पर पहले तो काना जाकी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, मगर फिर अपने घर में आने देती है, मान जाती है उसके लिए। यूता माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि कुछ चीज़ों के कारण हम अपने घर में अभी लौट नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग जल्दी ही काम ख़त्म करके चले जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है, तुम लोग मेरा कमरा क्यों नहीं यूज कर लेते हो। ये बोलकर वो सोचती है कि किसी कारण से वो लोग अपने घर लौट नहीं सकते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है। वहीं पर यूता काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इसके रूम में कभी आ भी पाऊंगा, और उसके कमरे में आसपास को देख कर सोचता है कि इसका रूम तो योरू की तुलना में क्यूट और स्मेल भी अच्छा कर रहा है। वहीं पर रूबिया उससे कहना शुरू करती है कि बताओ कि वो तुमको कहाँ पर किस की थी। यूता कहता है कि वो मेरे पीठ पर किस की थी। वहीं पर काना जाके उनकी बातों को सुनते हुए सोच रही होती है कि मुझे पता है कि दूसरों की बातें सुनना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। वैसे मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर हुआ क्या है जिसके कारण उन दोनों को मेरे घर आना पड़ा। तभी वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होते हुए सोचने लगती है कि कहीं इसका मतलब वो लोग अपने घर में वो सब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इधर तो नहीं आ गए ना। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वहीं पर कमरे में रूबिया उसका टी शर्ट उठाकर देखती है तो उसको वो मार्क दिख जाता है जो कि उसके हिप के अराउंड में होता है। रूबिया उसको शीशे में दिखाने लगती है कि देखो कहाँ पर है। रूबिया उसको शीशे में दिखाने लगी होती है कि देखो तुम्हारा मार्क कहाँ पर है। रूबिया को अपने उतने करीब देख कर यूता काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, तो वहीं पर काना जाके छिप कर देखते हुए थोड़ी सी शॉक्ड और एम्बैरस होते हुए सोचती है कि वो लोग तो शीशे का यूज करके ल्यूड चीज़ें कर रहे हैं। वहीं पर यूता अपने उस निशान को देख कर पूछता है कि अब ये क्या है। ये तो बिल्कुल वैसे ही मार्क है जो कि तुम लोगों के चेस्ट पर है। रूबिया बताती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर होने के कारण तुम भी डीमन सील को शेयर करते हो, इसलिए अगर कोई डीमन तुम्हारी इस सील को किस कर देता है तो एक सबसिक्वेंट स्पेल एक्टिवेट हो जाएगा जो कि बाकी के डीमन को तुम्हारे करीब आने से रोकेगा। यूता कंफ्यूज होते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम और लस्ट मेरे करीब कैसे आ गई थी। वो कहते हैं क्योंकि हम दोनों का पावर लिवाई से बहुत ज़्यादा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है तो स्ट्रॉन्गर मैजिक पावर वाला तुमको अप्रोच कर पाएगी। यूता कहता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो इक्वलिटी के बारे में लिखा गया था ना, तो आखिर ये स्पेल कैसे एक्टिवेट हो सकता है। रूबिया लस्ट की इंसिडेंट को एग्जांपल लेते हुए बताती है कि लस्ट का वैसा हालत तुम दोनों का करीब आने के लिए हो गया था। ये पास्ट का लेफ्ट ओवर है जब 100 से ज़्यादा लवर कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म हुआ करता था, और अगर किसी लवर को इनफ अफेक्शन नहीं मिलता था तो ये अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता था। लिवाई तो सच में काफ़ी ज़्यादा जिद्दी निकली। सबके सो जाने के बाद में ये करने का बजाय वो तो दोपहर में करके बेवकूफ़ी कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम सभी लोगों में इक्वली बांटे जाओगे, लेकिन हम लोग डीमन से हम कॉन्ट्रैक्ट हमें रोक नहीं सकता है। ये सुनकर यूता सोचता है कि लिवाई भी मुझसे यही कही थी। वहीं पर प्राइड कहना जारी रखती है कि सभी लोग तुमको मोनोपोलाइज करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुमको प्रिपेयर रहना होगा। उसकी बात सुनकर यूता काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और पूछता है कि तो इसका मतलब क्या तुम भी मुझे मोनोपोलाइज करना चाहती हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा लाल हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि चुपचाप नीचे बैठ जाओ। जो सुनकर अचानक काना जाकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, तो वहीं पर यूता नीचे बैठते हुए सोचता है कि कहीं मैं कुछ गलत बोलकर इसको गुस्सा तो नहीं दिला दिया ना, निराश तो नहीं कर दिया ना। वहीं पर रूबिया वैसे ही ब्लश करते हुए और पाउट करते हुए कहती है कि क्या तुमको लगता है कि मेरे जैसा ब्यूटीफुल लड़की तुमको अपने लिए मोनोपोलाइज करेगी। तुमको तो अभी अपने घुटने पर आकर ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, क्योंकि ये ब्यूटीफुल रूबिया सच में तुमको मोनोपोलाइज करना चाहती है। उसकी सभी बातें सुनकर वो सोचता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये सोचकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। तभी रूबिया उससे कहती है कि चलो अब जल्दी से मुझसे कहो कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। वहीं पर उनकी बातें सुनकर काना जाके काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए सोच रही होती है कि आखिर वो लोग किस तरह का प्ले कर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ में वो उसको झकझोरते हुए कहती है कि कमोन तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। यूता कहता है वेल मेरा मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, मगर तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने लगता है, जिससे वो गलती से उसका पकड़ लेता है।
जिससे रूबिया एकदम लाल हो जाती है। तो वहीं पर काना जाके भी एंटर कर जाती है और वो देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहने लगी होती है कि रुक जाओ, मेरे कमरे में ये सब मत करो। यूता कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक एक्सीडेंट है। ये बोलकर वो उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है और माफ़ी मांगते हुए कहता है कि तुमको परेशान करने के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा तुमको और परेशानी नहीं देने के लिए। काना जाके कहती है कोई बात नहीं। ये बोलकर वो सोचती है कि अगर ये लोग मुझे बताना बंद कर देंगे तो मुझे ज़्यादा शक होने लगेगा कि कुछ और हो गया है। डीमन के साथ में रहना तो सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा ना। अगर ऐसी बात है तो क्या होगा अगर उनके बजाय में वो किसी इंसानी लड़की को डेट करता तो। आखिर ये मैं क्या सोच रही हूँ। आफ्टर ऑल अगात्सुमा कुन तो सबको पसंद करता है। अब इसी के साथ में यूता अपने घर चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो सोच रहा होता है कि मैं फिर से जाकर कानाजाकी को परेशान कर दिया हूँ, ज़रूर वो मुझसे फिर से और नफरत करना शुरू कर दी होगी। तभी लिवाई उसके पास आकर कहती है माफ़ कर देना, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगी। मगर लार्स कहती है कि मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। यूता सोचता है कि ये लोग मुझे मोनोपोलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे तो लगा था कि मैं सभी लोगों के साथ अच्छे से गेट अलोंग हो रहा हूँ। ये सोचकर वो रूबिया को देखता है, जो कि तुरंत दूसरी तरफ में अपना मुंह घुमा लेती है। जो देखकर वो सोचता है कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि अब वो मुझसे नफरत करने लगी है। तभी योरू आकर उसको ग्री के बारे में एक फ़ोटो दिखाती है। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जो लोग फिर से ड्रामा देखना स्टार्ट कर देते हैं। तभी स्लो पूछती है कि ग्री कहाँ चली गई। बेल्जे कहती है कि वो ये बोलकर चली गई है कि उसको कुछ बिजनेस अटेंड करना है। डिनर के बाद में कौन सा बिजनेस अटेंड करना है मुझे नहीं पता। वहीं पर उन दोनों भाई बहन को दिखाते हैं जो लोग एक क्रॉस ड्रेसिंग कैफ़े में जाते हैं, जहाँ का माहौल देखकर यूता एकदम डम फाउंडेड रह जाता है। और वहीं पर ग्री भी होती है, जो कि दो लड़कियों से घिरी होती है। ग्री उससे कहती है क्या मैं तुमको पॉपुलर होने का ट्रिक्स सिखाऊं। वहीं पर दो वेट्रेस उन दोनों को कैफ़े में वेलकम करते हैं। यूता सोच रहे होते कि ऑनलाइन आर्टिकल में मैं ग्री को इस कैफ़े में देखा था, तो मुझे लगा था कि वो घर में नहीं होगी तो यहीं पर होगी, और ये सोचकर मैं यहाँ पर आ गया हूँ और ये तो यहीं पर ही है। वहीं पर ग्री अपने कस्टमर को सॉरी बोलकर उनके पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों का भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। यूता कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमको इंटरनेट पर देखा था, मुझे सच में पता नहीं था कि तुम यहाँ पर काम करती हो। ग्री कहती है लेकिन सिक्रेटिव लड़कियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है ना। यूता सोचते हैं कि हालांकि ग्री मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती है, लेकिन मैं अभी तक इसका ट्रू इंटेंशन को पता नहीं कर पाया हूँ। ये सोचकर वो उससे पूछता है तो आखिर ये कौन सा जगह है। वो बताती है कि ये एक कॉन्सेप्ट कैफ़े है, जहाँ पर तुम अट्रैक्टिव लड़कों जैसा ड्रेसअप करके लड़कियों के साथ में चैट कर सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। देखो तुम्हारी छोटी बहन तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नज़र पड़ रही है। यूता कहता है तो ऐसा जगह भी एग्जिस्ट करता है, बाय द वे तुम यहीं पर काम करना क्यों चुनी हो। ग्री बताती है कि ह्यूमन वर्ल्ड में काफ़ी तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर ह्यूमन डिजायर और ग्रीड कोलाइड होते हैं, इसलिए अगर मुझे पैसा कमाना ही है तो ऑफकोर्स ऐसी जगह काम करूँगी जहाँ पर मुझे काम करने में मज़ा आए। यूता पूछता है तो पॉपुलैरिटी का सीक्रेट से तुम्हारा यही मतलब था। ग्री उसको टीच करते हुए कहते क्यों, तुम सच में जानना चाहते हो। वो ब्लश करते हुए कहता मैं तो सिर्फ मेंशन कर रहा था जो कि तुम बोली थी। तभी एक लड़की उससे कहती है कि तुम मेरे पास कब आ रही हो। ग्री उसके पास जाकर कहती है कि तुमको अकेला फील करवाने के लिए माफ़ कर देना, ज़्यादा चिंता मत करो। हालांकि हम दोनों थोड़े से दूर हैं, लेकिन फिर भी मेरा फीलिंग्स तुम्हारे लिए कम नहीं होगी। क्या तुम बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकती हो। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इंतज़ार करने चली जाती है। जो सब देख कर यूता कहता है वो तो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल था। ग्री कहती है देखिए यही पॉपुलैरिटी का सीक्रेट है। यूता कंफ्यूज होते हुए कहता है तो तुम्हारा मतलब काफ़ी सारी एम्बैरेसिंग चीज़ें बोलने से है। ग्री कहती है नहीं, ये गलत आंसर है। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसका रिजल्ट बिल्कुल ऐसा होगा जैसा लस्ट के साथ हुआ था, और वह कम्प्लीटली अपना माइंड खो देगी। उसकी बातें सुनकर यूता सोचता मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था जैसा लस्ट मुझसे कही थी। अगर हर कोई मुझे अपने लिए ही चाहेगी तो दूसरे के साथ में बैलेंस बिगड़ जाएगा और बिल्कुल भी वैसे ही हो जाएगा जैसे लस्ट के साथ हुआ था। पिछली बार तो किसी तरह से चीज़ें संभल गई थी, लेकिन अगर दोबारा हो जाता है तो। ये सोचकर वो उससे पूछता है कि बताओ तो अब मुझे करना क्या चाहिए। ग्री उसको टीज करते हुए कहती है कि तुम तो चिंता करते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा एडोरेबल लगते हो। वो कहता है कि प्लीज़ मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और सोल्यूशन बताओ। वो कहती है वेल शॉर्टली बताओ तो ये कॉम्प्लिकेटेड के साथ में सिंपल सेम टाइम में ही है। तुमको दूसरे पर्सन को वो देना होगा जो कि वो डिजायर करते हैं। जब तुम ये कर लोगे तभी लड़कियों को यकीन होगा कि हाँ तुम उन्हें प्यार करते हो।
उसकी सभी बातें सुनकर यूता सोचता है तो इसका मतलब ग्री उस लड़की को जो कुछ भी कही थी वो लड़की दरअसल वही सब सुनना चाहती थी। सुनने के बाद में वो लड़की तो सच में काफी ज्यादा चेयरअप तो हो गई थी, मगर उसके जगह पर अगर मैं होता तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कहना क्या चाहिए फिर करना क्या चाहिए। ये सब सोचकर वो उससे पूछता है तो क्या करोगी तुम जब तुमको ये नहीं पता होगा कि लड़की को चाहिए क्या। ग्री उसको बताने ही वाली होती है, मगर उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़की आकर ग्री को ढूंढने लगती है और थोड़ी सी टियरी आई के साथ में कहती है कि मुझे पता चले कि आज तुम यहाँ पर आने वाली हो, क्या तुम मेरा अनडाइंग लव को एक्सेप्ट नहीं करोगी। उस लड़की को देखकर यूरी थोड़ी सी शॉक्ड रह जाती है और उससे छिपते हुए सोचती है कि कहीं इसका मतलब ये भी तो यहाँ के कस्टमर तो नहीं है ना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ग्री-सन इसकी फेवरेट है। चलो ऐसा दिखावा करती हूँ जैसे कि मैं इसको जानती ही नहीं हूँ। वहीं पर एक स्टाफ उस लड़की को रोक रही होती है और ग्री यूता को लेकर दूसरी तरफ में चली जाती है और उसको छुपाने के नाम पर वो अपने साथ में उसको एक क्लोजेट में बंद कर लेती है, जिससे यूता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मगर वहीं पर ग्री उसको टीच करते हुए कहती है कि आखिर हम जेनेरेटर के क्लोजेट में कैसे आ गए। वहां पर दो लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं होता है, जिससे वो दोनों एकदम एक दूसरे से चिपके होते हैं, जिससे यूता काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, नर्वस हो रहा होता है। नर्वस होते हुए जल्दी से बाहर निकलने के लिए कहता है, मगर वो कहती है कि जब तक बाहर में चीजें शांत नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों को यहीं पर रहना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने संतरे को उस पर प्रेस करते हुए कहती है कि तुम्हारा चेहरा लाल क्यों होते जा रहा है, जिससे यूता और ज्यादा नर्वस होते हुए सोचने लगा होता है कि ये तो जरूर जानबूझकर कर रही होगी। तभी बाहर में उनको उसी लड़की की ग्री को बुलाने की चीख सुनाई देती है। जो सब सुनकर यूता पूछता है कि क्या वो लड़की तुम्हारी रेगुलर है। ग्री बताती है कि हाँ, जब भी मेरा यहाँ पर शिफ्ट होता है तो वो आ जाती है, लेकिन कैच यहाँ पर है कि उसका सभी डिजायर को पूरा करने के बाद में भी वो और मांगती है। लगता है कि उसको मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए वो मुझे अकेले के लिए मांगती है और सेल्फिशली एक्ट करती रहती है। मैनेजमेंट स्पेशली उसको वार्न कर दिया है और मुझसे मिलने के लिए रोक भी दिया है। यहाँ पर काम करना तो सच में काफ़ी ज़्यादा कभी कभी रफ हो जाता है। तभी यूता काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए कहने लगा होता है कि एक सेकेंड, तुम उसको वो दे दियो जो वो डिजायर करती है और वो कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। ग्री उसके करीब आते हुए कहती है कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जब लस्ट के साथ में वो सब हुआ था। अगर तुम उनको इनफ लव नहीं दोगे तो उनका दिल पगलाने लगेगा, लेकिन अगर तुम उनको ज़्यादा लव दे देते हो तो वो तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने के लिए चाहेंगे और फिर भी उनका दिल पगलाने लगेगा। एक लड़की की फीलिंग्स की बात करें तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर कोई अपना कंट्रोल को खो देता है तो जब तक तुम उनका फीलिंग को रेसिप्रोकेट कर देते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। आफ्टर ऑल तुम लस्ट के दिल को जो सेटिस्फाई कर दिए थे, बिल्कुल वैसे ही करना जो तुम लस्ट के बारे में किए थे। यूता सोचता है कि मैं लस्ट को उस वक्त में तो सिर्फ ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे गले लगा लिया था। वहीं पर ग्री कह रही होती है कि क्यों ना तुम मुझे वो देने के लिए ट्राई करो जो कि मैं डिजायर कर रही हूँ। ये बोलकर वो उसके टी शर्ट के अंदर में अपना हाथ डालकर उसका मार्क को छूने जाती है, जिससे यूता काफी ज्यादा एम्बैरेस और नर्वस होते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। वो कहते कम ऑन, मैं तुमको सब कुछ सिखा दी हूँ, इसलिए चलो अब अपना दिमाग का यूज करो। वहीं पर यूता का सिर चकराने लगा होता है और वो सोचता है कि जो मैं लस्ट के साथ किया था इसके साथ करने के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या। तभी ग्री कहती है कि लगता है कि तुम अभी तैयार। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही यूता उसको गले से लगा लेता है, जिससे ग्री एक पल के लिए शॉक्ड रह जाती है, मगर फिर वैसे ही ब्लश करते हुए कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो। उसका वैसा रिएक्शन देखकर यूता जल्दी से अपने होश में आकर उससे दूर होकर कहने लगा होता है कि मैं सब कुछ मिसअप तो नहीं कर दिया हूँ ना, माफ करना, मुझे अचानक तुमको हग नहीं करना चाहिए था। ग्री उसके अचानक एकदम करीब जाते हुए कहती है कि तुम वो नहीं किए जो मेरे माइंड में था, लेकिन आई गेस कि ये सही आंसर काउंट किया जा सकता है। उसको अपने उतने करीब देखकर यूता का गला सूखने लगा होता है। तभी एक स्टाफ उसको बुलाने लगता है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर जाने लगती है और यूता सोच रहा होता है कि क्या वो सच में सही आंसर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ग्री जाते हुए उसको देखकर सोचती है जैसा उम्मीद था तो इसलिए लार्स इसको चुनी है। अब इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूता अपने कमरे में सोते हुए सोच रहा होता है कि आज के दिन तो सच में काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल था। सबके फीलिंग को मैं रिस्पॉन्ड कैसे कर सकता हूँ। मैं तो 7 लोगों के साथ में लव कॉन्ट्रैक्ट में हूँ।
मैं अभी भी उन सभी लोगों के फेवर से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। अब से मुझे सबके फीलिंग के प्रति और अटेंटिव होना पड़ेगा और सबको खुश रखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्या यही सच्चा प्यार तो नहीं है ना। ये सब सोचते सोचते उसके दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है, जिससे वो अपने बेड पर ही लोट-पोट होकर नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि मैं पहले कभी भी प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, इसलिए पता नहीं ये आंसर सही भी है या फिर नहीं है। अरे हाँ, अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वापस आते वक्त में योरू थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही थी। सोच रहा हूँ कि उसको क्या हो गया है। कल सुबह जब उसका मूड ठीक हो जाएगा तो पूछ लूँगा, अभी तो सोने जा रहा हूँ। अब इसी के साथ में कल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने स्कूल में जाकर उसी लड़की पर चिल्ला रही होती है कि मैं तुमको कल देखी थी तो वैसा एक्ट क्यों कर रही थी। वो लड़की उसके ब्लैक मैजिक क्लब की प्रेसिडेंट होती है, जिसका नाम फुजीवारा युकिको होता है। युकिको उससे कहते हुए देखो, इस बात का डिनाई करने का कोई पॉइंट तो है नहीं, ग्रीसन और मैं डेस्टिन्ड है क्योंकि वो एक डीमन है। अब ये सुनकर योरू काफी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में चिल्लाने लगी होती है कि इसको कैसे पता चल गया। यही इकलौती पर्सन है जिसको मैं चाहती थी कि कभी भी इसको पता ही ना चले, क्योंकि ये एक ऑकल्ट इन्फ्लुएंसर है और ये एक ऐसे पर्सन है जो कि ऑकल्ट से रिलेटेड किसी भी बात को फैलाए बिना रुकती ही नहीं है। और मेरा भाई मुझे उनका डीमन वाला बात को किसी को भी नहीं जानने देने के लिए बोला है। वहीं पर युकिको कहती है कि तुम भी देख सकती हो ना ग्रीसान का डेमोनिक ब्यूटी। अब ये सुनकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहते ओह तो ऐसी बात है। ये बोलकर वो थोड़ी सी चैन की सांसें लेती है। तभी युकिको उससे कहती है कि अब जबकि हम दोनों इतने क्लोज है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताई थी कि ग्रीसान तुम्हारे साथ ही रह रही है। अब ये सुनकर तो फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर युकिको बताती है कि तुमको पता है ना कि मैं तुम्हारे घर में पहले जा चुकी हूँ, इसलिए कल जब मैं ग्रीसान का पीछा कर रही थी तब मैं उसको तुम्हारे घर में एंटर करते हुए देखी थी। अब ये सुनकर योरू चिल्लाते हुए कहने लगी होती है कि तुम ऐसे किसी को भी स्टॉक नहीं कर सकती हो। वहीं पर युकिको हाथ जोड़ते हुए कहती है कि इसलिए मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, मैं ग्रीसान के साथ में बीच पर जाना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे उसके साथ अकेले नहीं जाने दे सकती हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पूरा फैमिली भी चल सकती है। तो फिर अब क्या था, वो सभी के सभी लोग उसके साथ बीच पर चले जाते हैं, जहाँ पर योरू अपने भाई से कह रही होती है कि मैं उसको मना ही नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर फैमिली को ही लेकर आने की बात हो रही थी तो बीच पर ही आना क्यों था। यूता उसको देखते हुए कहता है कि शायद वो ग्रीसान को स्विम सूट में देखना चाहती होगी। तभी यूता युकिको के पास जाकर कहता है कि माफ कर देना, कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है। युकिको कहती है कि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये मेरा फैमिली का वेकेशन हाउस का प्राइवेट बीच है। ये बोलकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए कहती है कि हालांकि मैं उस दिन दरवाजे पर एक और लड़की को देखी थी, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे। अब योरू काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाती है और कहने लगती है कि ये लोग कुछ टाइम के लिए हमारे घर में रह रहे हैं। ये बोलकर वो सोचती है कि एक्चुअली मैं सिर्फ ग्री को ही इनवाइट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे एक सुन ली थी और उसके जरिए सभी लोगों को सुन लिए। ये सोचकर वो यूता से कहती है कि हम उसको बिल्कुल भी ये नहीं जानने दे सकते हैं कि वो लोग डीमन है, और ये भी नहीं जानने दे सकते हैं कि ग्रीसान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यूता कहता हाँ मुझे पता है, लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि उसके साथ में काना जाके भी आई होती है, जो कि पूछती है कि क्या मुझे यहाँ पर होना ठीक होगा ना। उसको स्विम सूट में देखकर यूता थोड़ा सा सरप्राइज होकर ब्लश करने लगता है और कुछ कहने वाला होता है, मगर योरू उसको साइड करके उससे कहने लगी होती है कि हम दोनों अकेले उन सभी लोगों को ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं। वहीं पर यूता तो उसको स्विम सूट में देखकर एकदम लाली होते जा रहा होता है। तभी युकी को उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा ऑरा तो बाकी सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है ना। योरू पैनिक कर जाती है और बक देती है कि ये मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनने के बाद में तो वो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रह जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। और यूता जल्दी से योरू से जाकर कहने लगा होता है कि ये सब तुम क्या बकवास कर रही थी, हम तो कपल जैसा दिखते भी नहीं है। योरू कहती तो और मैं क्या कहती, बस मेरे मुंह से निकल गया था। यूता काना जाके से कहता है माफ़ करना है कि ये तुमको मेरी गर्लफ्रेंड बुला दी है, मगर तभी वो कुछ रियलाइज करके थोड़ा सा डरते हुए सोचने लगा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किसी और को मेरा गर्लफ्रेंड बुलाना, कहीं मैं कुछ परेशानी में तो नहीं पड़ने वाला हूँ ना। ये सोचकर वो उससे माफ़ी मांगने लगा होता है कि प्लीज़ सिर्फ एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वो मुस्कुराते हुए कहते ठीक है, लेकिन मेरा कभी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, इसलिए हालांकि ये सिर्फ नाटक है, मगर फिर भी मेरा दिल थोड़ा सा फ्लटर कर रहा है। अब ये सुनकर तो हैरानी में काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है।
लेकिन तभी लार्स पीछे से उस पर जंप करते हुए कहने लगी होती है कि डार्लिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे साथ खेलने चलो। यूता चिल्लाते हुए कहता मैंने कहा ना आज तुमको वो कहना अलाउ नहीं है। ये बोलकर वो काना जाकी को सॉरी बोलकर उसको लेकर चला जाता है, जहाँ पर लार्स थोड़ी सी जेलस होते हुए पूछ रही होती है कि तो काना जाकी तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई। अब इस बीच वाले एपिसोड में कौन सा नया सरप्राइज देखने को मिलता है जानते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर करता हूँ चैनल